हेलो फ्रेंड्स। मैं तरुण गर्ग इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने 99C की जो पार्ट वन पिछले एपिसोड्स में पार्ट वन में कवर किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वन में हमने देखा था कि 99C के रिगार्डिंग क्या लॉ है, लॉ में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं 99C के रिगार्डिंग, 99C का क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी टेबल्स हैं, कितनी टेबल्स हैं। और हमने साथ में ये भी देखा था कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ 9 एंड 9C का रिगार्डिंग में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और 9 9C को इसमें देखेंगे कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको किस तरीके से फील करेंगे डाटा को। मैं आपको इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 9 9C को भर सकते हो बड़े ही आसानी से, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 3B के बेस पर, जिससे आपका 9 9C का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी डेवलप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेके आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना है 9 9C बनाते वक्त, 9 9C बनाने से पहले, और आप इसको कैसे अपनी रिटर्न्स को, अपने डाटा को क्रॉस वेरीफाई करोगे फिलअप करने के बाद कि आपने जो रिटर्न्स फाइल करी है वो सही भी है या नहीं है। एंड फाइनली मैं आपको एक इसका रिकैप दूंगा पूरे डाटा का कि आप इसको और अपने डाटा को वेरीफाई करने के लिए क्या आसान से आसान वे आउट कर सकते हो जिससे आपकी 9 9C जल्दी से जल्दी भरी जा सके और विद एन एक्यूरेसी। तो हम पार्ट टू पे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको पार्ट वन में जो हमने लर्न किया था 9 9C के रिगार्डिंग, मैं आपको एक उसका रिकैप दे देता हूं। आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहना। आपको 9 9C की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो आपको 9 9C फाइल करते वक्त जो चैलेंजेस आएंगे हम इस वीडियो में वो भी कवर करने वाले हैं। तो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग 9 9C की इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट वन से ही। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो लॉ है 9 9C के रिगार्डिंग में, लॉ में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं 9 9C के बारे में, वो हमने यहाँ पे कवर किया था। तो आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने इस तरीके से उसकी समरी नोट बनाए थे कि 9 9C के क्या समरी है लॉ के अंदर। तो एक बार हम इसका फास्ट रिकैप ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 44 दिया गया है लॉ में जो हमें 9 9C के रिगार्डिंग बताता है, और उसके साथ हमें रूल 80 दिया गया है। सेक्शन 44 हमें क्या बताता था कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दीज फाइव, ये कितने पर्सन है? फाइव। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इन पांच को छोड़ के क्या करेंगे? फर्निश करेंगे एन एनुअल रिटर्न जो कि इंक्लूड करेगी एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो कि सेल्फ सर्टिफाइड होगी। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का क्या पर्पज होता है? रिकंसाइल करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई को जो हमने रिटर्न्स में फाइल की है, किसके साथ करता है? विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास। यहां पे वर्ड इन्होंने ऑडिटेड किया है। इसकी क्या रेलिवेंस आती है? यदि मान लो किसी की टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, जनरली वो एसएससी अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको ऑडिटेड नहीं कराते, तो क्या उनको 9 9C फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अप टू 2 करोड़ 9 जो है GSTR 9 वो एग्जेम्प्ट की हुई है फॉर टिल फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, और 9C के लिए आपकी लिमिट दी गई है 5 करोड़ की। तो ऐसा जैसे ही आप 2 करोड़ 1 करोड़ से लिमिट अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट्स को एक्सीड करोगे, वैसे ही आपके पास ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अदर एक्ट में भी आ जाती है। यदि कंपनी है तो कंपनी केस में हर एक केस में मैंडेटरी होता है। यदि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, वहां पे यदि लिमिट उसकी 1 करोड़ या 2 करोड़ जो इनकम टैक्स में दी गई है, यदि उससे ज्यादा हो जाती है तो आपका ऑडिटेड वैसे ही बन जाएगा। लेकिन आपका डिफरेंशिएट वहां आ सकता है जहां पे आपकी टर्नओवर लार्जली एक्सीड हो गई हो ड्यू टू STF। यदि आपका स्टॉक ट्रांसफर की वजह से टर्नओवर इतनी एक्सीड हो गई है, या कोई ऐसे एलिमेंट्स जो आपके GST के अकॉर्डिंग तो टर्नओवर का पार्ट बनते हैं लेकिन आपके बुक्स के हिसाब से टर्नओवर का पार्ट नहीं है, तब एक डिफरेंट सिनेरियो आपका क्रिएट होता है। बट इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशंस, क्योंकि लिमिट इन्होंने इतना ज्यादा गैप किया हुआ है
कि उस सिनेरियो का बनना बहुत ही रेयर चांस है। तो इस पे हम इतना डीपली स्टडी नहीं करेंगे। तो जस्ट आपको इन केस ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाएगी वो आपकी ऑलवेज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही जाएगी। विदाउट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी 9C नहीं जाएगी। तो वर्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओनली फॉर 9C, नॉट फॉर 9। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेक्शन 44 बोलता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, कौन से रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन दी 5 रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करेंगे एक एनुअल रिटर्न को विद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे फाइल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, विद इन अ सच टाइम, सच फॉर्म एंड मैनर। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे उस समय सीमा में, उस फॉर्म में और उस तरीके से जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है। और प्रिस्क्राइब कहाँ किया गया है, प्रिस्क्राइब के लिए किया गया है रूल नंबर 80 में। रूल 80 क्या बोलता है, रूल 80 ये बोलता है कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो आपकी 9 फाइल करेंगे, अदर देन दीज 5 रजिस्टर्ड पर्सन। अब आप लो को और आगे जाकर देखोगे तो उसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है जो ये बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल अथॉरिटी है, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट होती है सीएजी के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको भी अपना 9 भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीएसटीआर 9 की जो ड्यू डेट्स दी गई है लॉ में वो 31 दिसंबर दी गई है। जो फॉर्म्स हैं फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 9 प्रिस्क्राइब किया गया है, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए आपका 9C दिया गया है। ये हमने सब लास्ट में देखा था। तो गाइज हमें 9 किन बंदों को फाइल नहीं करनी है, तो गाइज कंडीशंस दी हुई है, 5 एग्जेम्प्ट ये हो गए। एक आपका एग्जेम्प्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हो गई, एंड प्लस एक आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट है, तो ब्लैंकेट प्रोविजन दिया गया है फॉर 9 के लिए 2 करोड़ तक की टर्नओवर है। इस नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है 9 फाइल करने के लिए। सिमिलरली 9C के लिए आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ की दी गई है, जो कि लॉ में ही बाय डिफॉल्ट दी गई है। तो ये किसी नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं है। तो फ्रेंड्स इट मींस जो 9 और 9C है उसके लिए क्या एक थंब रूल बना, 5+1+1। इट मींस यदि इन 6 कंडीशंस में आप लोग फॉल करते हो तो आपको 9 भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज आपको करने की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली फॉर 9C 5+1+1, इट मींस इन 6 यदि कंडीशंस में फॉल करते हो तो आपको 9C की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज आपको 9C भरनी पड़ेगी। अब हमने उसके बाद 9 9C का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि 9 9C का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स फॉर्म जीएसटी 9 में टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं। मैं आपको एक बार उसका दिखा देता हूं, शायद आप भूल गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा 9 का फॉर्म, जिसके अंदर हमें जितने भी ड्यूरिंग द ईयर हमने आउटवर्ड सप्लाई या इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जो हमने 1 में डिक्लेयर किया है, 3B में डिक्लेयर किया है, वो हमें इसमें भरना होता है। गाइस 9 एक कंसोलिडेटेड समरी है, मैं ये बोल सकता हूँ 1 और 3B की, मतलब 1 और 3B दोनों को कंसोलिडेट करके जो आप मंथली रिटर्न्स भरते हो उनको कंसोलिडेट किया गया है यहाँ पे फॉर्म 9 के अंदर। जो भी आपसे ड्यूरिंग द ईयर यदि कोई सप्लाई वगैरह है, स्किप वगैरह हो गई है, तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। तो ये पूरे साल का आपका जो जितना भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया, इनवर्ड सप्लाई है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है, किस टैक्स रेट पे किया है, वो सब डिटेल्स आपकी इस फॉर्म में भरी जाएगी। ये आपकी ड्यूरिंग द ईयर एक्टिविटी चार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने होल ऑफ द ईयर में आपने क्या काम किया है, कितना इनपुट लिया है, कितना टैक्स पे किया है, कितना आपने इस साल से अगले साल में पे किया है। तो वो सब चीजें आपकी इस फॉर्म में एज ए समरी रिपोर्ट की जाएगी। तो ये हमारी फाइनल रिटर्न होती है। तो हमने इस तरीके से इसमें पार्ट्स देखे थे, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा पार्ट 1, पार्ट 2। तो इस तरीके से टोटल हमारे 9 के अंदर 6 पार्ट्स दिए गए हैं और 19 टेबल दी गई है। टेबल मैं किसको बोलता हूँ फ्रेंड्स, जैसे यहाँ जो नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5, तो ये हमारी टेबल बोलता हूँ, टेबल बोली जाती है।
तो हमने देखा था गाइस 6 पार्ट्स में। आपका पार्ट 1 में बेसिक इंफॉर्मेशन फिल की जाती है, जैसे जीएसटीएन हो गया, ट्रेड नेम, फाइनेंशियल ईयर, लीगल नेम एक्सेट्रा। उसके बाद आपकी टेबल पार्ट 2 आता है, जिसमें टेबल और 4 और 5 कवर की जाती है, जिसके अंदर आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी जाती है। एक आपकी टेबल जो 4 होती है, उसमें आपकी टैक्सेबल सप्लाई फिल की जाती है, और टेबल 5 में आपकी जो एग्जम्प्ट सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई होती है विदाउट पेमेंट या नॉन जीएसटी सप्लाई, वो आपकी टेबल 5 में डिटेल फिल की जाती है। इसके बाद आती है टेबल 6 और 8 पार्ट 3 में। इसमें फ्रेंड्स 3 टेबल्स कवर की गई हैं, जितना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जितना आपने रिवर्स किया है, और 2A और 3B का रिकंसिलेशन। उसके बाद फ्रेंड्स पार्ट 4 में आपसे आपने टैक्स लायबिलिटी वर्सेस टैक्स पेड का एक आपसे समराइज टेबल मांगी जाती है। उसके बाद आपका पार्ट 5 आता है, जो भी आपने करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, चाहे आउटवर्ड सप्लाई हो चाहे इनवर्ड सप्लाई हो, आपने जो डिक्लेयर करी है इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कब डिक्लेयर करी है? इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 3B में। तो वो आपको यहां रिपोर्ट करके चलनी है। अब आपका पार्ट 6 आता है, जिसमें आपसे अदर इंफॉर्मेशन मांगी गई है। उसमें आपकी टेबल 15 से 19 कवर की जाती है, जिसमें आपसे जैसे रिफंड की डिटेल मांगी जाती है, डिमांड कोई नोटिस वगैरह आया हो उसकी डिटेल मांगी जाती है, एचएसएन की डिटेल्स मांगी जाती है, जो अपने आप देखते होंगे 6 डिजिट 8 डिजिट के जो अपने सैक कोड होते हैं, एचएसएन कोड होते हैं आउटवर्ड और इनवर्ड्स के, वो सब चीजें इसमें आपसे मांगी गई है। तो गाइज ये था हमारा सारा का सारा छोटा सा फॉर्मेट दिया हुआ है 9 का, जिसमें केवल 19 टेबल्स दी हुई है। कहने को दिखने में आपको दिख रहा है कि ये बहुत ही छोटा सा है, कि मतलब टेबल 4 5 में आउटवर्ड गई, टेबल 6 to 8 में इनवर्ड गई, और जो ऊपर हमने टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करी है टेबल 4 5 में, वो आपकी यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी। उसके बाद जो आपका पार्ट 5 आता है, उसमें आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड डिटेल्स है वो आपकी इसमें कैप्चर हो जाएगी। तो देख फ्रेंड्स, देखने में डिटेल्स बहुत आसान लग रही हैं। यदि आपने अपनी सारे रिटर्न्स, जो आपकी 1 और 3B फाइल का जो आपके पास डाटा है, वो प्रॉपर तरीके से बैकअप अवेलेबल है, वो आपने प्रॉपरली फाइल करी है, साथ के साथ आपने बुक्स को रिकंसाइल किया है, तो 9 से आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाली है। आपको 1% भी चैलेंज नहीं आएगा, यदि आपने सारे काम मंथली बेसिस पे आपने क्लोज किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि 9 को फील कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे इजी वे आउट क्या होता है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। मैं डायरेक्ट जो प्रैक्टिकल लेवल पे जो आपकी टेबल्स जो आपको चैलेंज करती हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। इसमें मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी टेबल आपके लिए ऑप्शनल है, कौन सी टेबल आपके लिए मैंडेटरी है फिलअप करना फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जो GSTN 9 है, उसमें मैं डायरेक्ट आपका टेबल 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो पार्ट 1 है जिसमें टेबल 1 2 3 कवर होती है, वो आपकी बेसिक डिटेल्स को कवर करता है। वो आप सब चीजें भर लेंगे, मेरे को पूरा यकीन है आपके ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो टेबल 4 होती है, वो होती है आपकी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, जिसमें आपकी विद टैक्स वाली, जिसमें टैक्स का इम्पैक्ट आएगा, वो चीजें आपकी भरी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको 9 फिलअप करने से पहले कुछ डाटा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ। आपका यदि आपका सिंगल जीएसटीआईएन है एक पेन पे, तो आपको इतने चैलेंजेस नहीं आते, लेकिन जहां पे मल्टीपल जीएसटीआईएन हो जाते हैं एक ही पेन पे, आपको मेजर चैलेंजेस वहां पे आते हैं, जहां पे आपके सेम पेन पे मल्टीपल जीएसटीआईएन हैं, आपको चैलेंजेस वहां आते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप ये वाली चीज सीख लेते हैं, तो यदि आपका एक पेन पे एक जीएसटीएन है, तो इट्स नॉट ए बिग डील, क्योंकि हम एक बिगेस्ट सिनेरियो को कवर कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उसके बाद कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। हम ये देखेंगे, तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले जो एक बेसिक डाटा तैयार करने की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले आप अपने 1 वर्सेस 3B का रिकंसिलेशन आप तैयार कीजिए फॉर ऑल जीएसटीएन।
जो भी मैं यहाँ पे बात करूंगा, इट्स बाय डिफॉल्ट कि आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल GSTNs, नॉट फॉर सिंगल GSTN। देन यू हैव टू प्रिपेयर ए टर्न ओवर रिकंसिलियेशन। ये आप बेस्ट रहेगा यदि आप ये विद GST आप वन करोगे, तो इट विल बी गुड फॉर यू। क्योंकि इसमें जो भी हम आगे मैपिंग देखेंगे 99C के लिए, वो आपको GST आप वन पे करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा बनाना 99C को। यदि आप 3B से करोगे, नो डाउट आप बना लोगे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सेल रजिस्टर बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे आपके जो यदि असेसमेंट लगती है, ऑडिट्स डिपार्टमेंट ऑडिट लगते हैं, तो इट विल बी मोर मोर हेल्पफुल फॉर यू। एंड वन मोर रीजन टू प्रिपेयर इट, HSN डिटेल्स। फ्रेंड्स, HSN जो डिटेल्स है आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की, वो आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो फ्रेंड्स, ये आपको यदि सेल रजिस्टर बना लेंगे तो ये डिटेल आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यदि और इसकी आपकी एक्यूरेसी लेवल भी आपकी बढ़ जाएगी, डाटा की एक्यूरेसी लेवल भी जो होगी वो आपकी हाई रहेगी यदि आप सेल रजिस्टर बनाते हैं तो। फिर साथ में आपके पास जो डाटा होगा, इससे नेक्स्ट बेनिफिट क्या होने वाला है, जो आपकी सप्लाई का बाइफरकेशन है, कोई B2B है, कोई B2C है। मान लो आपसे ड्यूरिंग द ईयर आपसे कोई सप्लाई गलत रिपोर्ट हो गई, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे करेक्ट कर पाएंगे। कोई आपकी एक्सपोर्ट सप्लाईज हैं, कोई आपकी नो सप्लाई के केस हैं, नॉन GST सप्लाई के केस हैं, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे बना लोगे तो एक आपके पास समरी तैयार रहेगी। कल को आपका असेसमेंट या ऑडिट लगता है तो उसमें भी आपको बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट, आपको जो डाटा प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट्स है, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। फ्रेंड, जब भी मैं काम करता हूँ तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, मेरे को याद भी रखना है, मेमोराइज भी रखना है चीज़ों को। तो मैं ऑलवेज अपने माइंड स्किल्स पे भी काम करता हूँ साथ में, कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को याद रख सकूं और किस तरीके से चीज़ों को छोटा छोटा करके चीज़ों को समझा जा सके और एक बेहतर रिजल्ट आए। तो फ्रेंड्स, मैं इसको हमेशा 9 के पर्पज से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पार्ट 1 मैं आउटवर्ड सप्लाई का रखता हूँ। इसके केस में हमें क्या क्या डिटेल प्रिपेयर करनी होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आप फ्रेंड्स विद टैक्स करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है विद टैक्स। क्योंकि जो हमारे जर्नल लेजर्स हैं प्रैक्टिकली, उसमें टैक्स का अमाउंट साथ के साथ कई जगह पे नहीं आता है। तो यदि आपका सेल रजिस्टर सिस्टम से निकलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन जब हम लेजर का डंप निकालते हैं तो वहां पे आपका टैक्स का अमाउंट साथ में नहीं आता है, तो आपको टैक्स की रिकंसिलेशन अलग से बनानी पड़ेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फॉर आउटवर्ड सप्लाई यदि आप इतना बना लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये डाटा आपके लिए फॉर द पर्पज ऑफ 9 एंड 9C, ये डाटा आपका सफिशिएंट रहेगा। इसमें जो आपका, मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स आपको डिस्प्ले करूंगा, कुछ स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स मैंने डेवलप किए हुए हैं। मैंने क्या लॉ नहीं दिए हुए हैं, कि मैंने उनको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप सिंपली 9 9C भर सके इमीडिएट बेसिस पे और विद एक्यूरेसी हाई लेवल से। तो जो आपका टर्नओवर रिकंसिलेशन होगा, इट्स बेटर कि आप ये मल्टीपल GSTNs की एक सिंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल सिंगल एक्सेल शीट, नॉट वर्कबुक। यदि आपकी एक ही वर्कबुक में एक ही एक्सेल पे होगा, इन ए पैरेलल फॉर्मेट, इन ए पैरेलल मैनर में होगा, तो आपके लिए जो चीजों का कंपैरिजन होगा, जो गैप्स होंगे, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आपका आउटवर्ड सप्लाई के लिए। इसके बाद हम करेंगे इनवर्ड सप्लाई के लिए। इनवर्ड सप्लाई के लिए भी आपको
बहुत ही आसान सी चीजें बनानी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। सबसे पहले फ्रेंड्स आप 3B वर्सेस आईटीसी रजिस्टर प्रिपेयर कीजिए। आईटीसी रजिस्टर गाइड में जो आपने सीबी में क्रेडिट अवेल किया है या क्लेम, मतलब क्लेम किया है, मैं उसको आईटीसी रजिस्टर आपका बोल के चलता हूँ। तो इससे पहले आपको इसका मतलब आईटीसी रजिस्टर ही बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये आपका बहुत यूजफुल है आईटीसी रजिस्टर, यदि आप बना लेते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि मान लो आपसे कोई भी बाइफरकेशन आपकी गलत हो गई है ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ आप का 3B, तो आप यहाँ पे यदि आप उसे सही हेड में रिपोर्ट कर देते हो तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। एंड सेकेंडली आपको, क्योंकि कैपिटल गुड्स इनपुट्स का बाइफरकेशन करना होता है, उसके लिए भी आपको बहुत इजी रहेगा। फिर आरसीएम के केस में आपका जो होगा रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर, वो आपका बहुत इजी हो जाएगा। एंड सेकेंडली आपका जो टू ए या 2B के साथ रिकंसिलेशंस हैं, जो आपको आगे जाके टेबल 8A में भरना होगा, वो भी आपका यहाँ से बड़ा इजिली बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास आईटीसी रजिस्टर्स हैं तो आपको इसके बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। यदि आप बना सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा ये वाला डाटा 9 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, सिंपली एक बार अपनी बुक्स के साथ अपने डाटा को कंपेयर कर लीजिए कि आपने 3B में कितना लिया है वर्सेस आपकी बुक के अकॉर्डिंग कितना डाटा है। फ्रेंड्स इसके बाद आपको ये वाला रिकंसिलेशन है आपको तैयार करना है। अब फ्रेंड्स कई होगा माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे 2A टाइप किया है, यहाँ पे 2B टाइप नहीं किया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी आपने डाटा प्रिपेयर किया होगा 2A और 2B का जो सोर्स है जनरेशन का वो सेम है। वो ये है कि जो GST 1 आपकी सप्लायर फाइल करते हैं, दोनों की दोनों उसी बेस पे आपकी जनरेट होती है। जस्ट डिफरेंस इतना है कि जो 2A है वो आपकी इनवॉइस डेट के बेस पे बनता है, और जो आपका 2B है वो आपका फाइलिंग डेट से बनता है, GST 1 की फाइलिंग डेट से बनता है। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जो आपकी टेबल 8A है वो आपकी जनरेट होती है इनवॉइस डेट के बेसिस पे, ना कि आपकी फाइलिंग डेट के बेसिस पे। और ये सही भी है, लॉजिकली भी, आइडली भी, लॉफुली भी, कि आपकी ये इनवॉइस डेट के बेस पे ही जनरेट होए। तो या तो आप टेबल 8A डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्ट पोर्टल से, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको मंथ टू मंथ डाटा डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आपका सिंगल डाटा कंसोलिडेटेड यहीं से मिल जाएगा फॉर ऑल मंथ एंड इन वन गो। एंड आल्सो यू डू नॉट रिक्वायर टू वेट फॉर 20 मिनट्स टू डाउनलोड ईच फाइल। यू कैन जस्ट डाउनलोड द 8A इन सिंगल क्लिक। देर इज ए नो वेटिंग टाइम पीरियड फॉर टेबल 8A। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इनवर्ट सप्लाई के लिए डाटा। अब एक डाटा है आरसीएम डिटेल्स। इसमें आपको सिमिलरली जैसे आपने ऊपर डिटेल्स आईटीसी के लिए तैयार करी है, आपका आरसीएम रजिस्टर आ जाएगा, आपका आरसीएम पेड वर्सेस अवेल्ड आ जाएगा एज पर जीएसटीआर 3B। ये आपको सारी डिटेल है 3B के अकॉर्डिंग बनानी है। मैं इसमें फ्रेंड्स आपसे ये रजिस्टर्स इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि जब आप 9C फाइल करोगे तो आपको उसमें टैक्स रेट वाइज डिटेल्स भी फिलअप करनी होती है। एक तो आपको वहां मदद मिलने वाली है टैक्स रेट वाइज फिलअप करने के लिए। सेकेंडली आपको ये पता लगना है, जो आपकी टेबल 6 है वहां पे आपका आरसीएम का डाटा जाएगा कि आपने रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर का
ब्रेकअप मांग लेगा, जो कि आज की डेट में आपके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इट्स बेटर कि आप अपना आरसीएम डिटेल्स को तैयार करें। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका आता है इसमें रिक्वायरमेंट, वो ये आता है आरसीएम जो पेड और अवेल्ड है उसका विद बुक के साथ रिकंसिलेशन करना। पार्ट डी है का फ्रेंड्स आपका अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में यदि आप ऊपर वाला डाटा बना लेते हो, मैं अदर इन्फॉर्मेशन एक मिसलेनियस पार्ट कंसिडर करके चल रहा हूँ। आपका अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भी एक ऐसी डिटेल नहीं मिलेगी आपको जो कि आपकी टेबल पार्ट ए बी सी से डिफरेंट करती हो। गाइस ये जो पार्ट ए बी सी है, ये कोई लॉ में नहीं दिए गए हुए हैं, ये जस्ट एक हम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चल रहे हैं कि हमें 9 9 सी बनाने के लिए क्या क्या चीजें याद रखनी है, बनाने से पहले क्या क्या डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो आप देखोगे फ्रेंड्स सम हाउस आपके जो पॉइंट्स हैं वो सेम ही आएंगे। जैसे इसमें आप देखोगे 3 पॉइंट्स हैं, इसमें 4 पॉइंट्स आए, वो भी एक 2A वर्सेस 3B की वजह से इसमें आपके 3 पॉइंट आए। तो आप देखोगे इस तरीके से भी याद कर सकते हो, 3 चीजें आपको आउटवर्ड के लिए चाहिए, 4 चीजें इनवर्ड के लिए चाहिए, और 3 चीजें आपको आरसीएम के लिए चाहिए। और जब आप ये डाटा बनाओगे, ऊपर का 3 जो पार्ट एबीसी के लिए डाटा तैयार करोगे, तो उसी में से आपको ये अदर इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। अदर इंफॉर्मेशन में आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है स्पेसिफिकली, जो भी आपकी आउटवर्ड या इनवर्ड सप्लाईज हैं, उस रिकंसिलेशन से आपको ये पता लगे कि जो आपकी आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई है परटेन्स टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे 21 22 के केस में 20 21 जो परटेन्स टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हैं, एंड जो हमने रिपोर्ट करी है इन जीएसटी ऑफ 1 में, 3B में, वो हमें अलग अलग पता लग जाए कि हमने 1 में कितनी रिपोर्ट करी है और 3B में कितनी करी है इन फाइनेंशियल ईयर 21 22। सिमिलरली आपने जो ये डिटेल्स हैं आपकी, ये आपको दो डिटेलें ध्यान रखनी चाहिए ही पड़ेंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके बिना आपका 9C और 9 तैयार नहीं हो पाएगा। यदि आपका हो भी जाता है तो उसमें आपका एक्यूरेसी जो होगी उसके चांसेस बहुत कम होंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको जो ऊपर आप पार्ट ए बी सी बनाओगे, उसमें आपको इस तरीके से बनाना है कि आपकी ये दो डिटेलें उसमें से निकल के आए, उसमें आपकी सारी चीजें दिखें, प्रीवियस ईयर रिलेटेड कितना है और हमारा जो करंट ईयर का हमने नेक्स्ट ईयर में इम्पैक्ट क्या लिया है वो हमें उससे पता लगता रहे। हमारा जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका हमने जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया वो हमें पता लग जाए। तो ये डाटा आपको रिक्वायर रहेगा ही रहेगा फ्रेंड। ये हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट भी मैं इसको बोल देता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है एक 9 या 9C को बनाने के लिए। कोई भी आप 9 9C बनाओगे, किसी क्लाइंट पे जाते हो, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा डाटा कलेक्शन का, कि आपको क्या डाटा कलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या करोगे उसके बाद। आपको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं बस, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पॉइंट फर्स्ट आपको रिमाइंड करना है कि आप 9 के थ्रू टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते हो, कैन बी पेड बट नॉट रिड्यूस्ड, बट यस यू हैव टू रिपोर्ट द करेक्ट डिटेल्स।
सेकेंडली जो आपकी आता है इसमें, आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होगा वो आप इसमें, जो आपने क्लेम नहीं किया है वो आप इसमें वो आप इसमें नहीं ले सकते हो। कोई भी फ्रेश जो आईटीसी जो आपसे स्किप हो गया था वो आप इसमें अवेल नहीं कर सकते हो। वो आपको केवल वही भरना पड़ेगा जो आपने थ्री के अंदर क्लेम किया। कोई नया आईटीसी आप नहीं दे सकते। यदि आपका बुक्स में ज्यादा आ रहा है और थ्री में आपका कम आ रहा है तो वो आपका लॉस है, यदि आपने स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तक नहीं लिया है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक पॉइंट डिक्लेयर कर देना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है आपका कि कोई आपका सप्लाई स्किप होने से रिपोर्ट हो गई थी और जिस पे आपको टैक्स पे करना है, तो यस यू कैन पे। बट इफ एन सप्लाई हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट, तो उसका बेनिफिट और वो स्किप हो गई है लाइक क्रेडिट नोट, तो यू शुड रिपोर्ट एज ए कमर्शियल इनवॉइस इन 9C डायरेक्टली इंस्टीड टू रिपोर्ट इन जीएसटी 9। एक से मिनट फ्रेंड्स। सॉरी गाइस, वी आर कंटिन्यूइंग। तो गाइज ये हमारे इसमें थंब रूल था, ये दो चीजें हमें इसमें याद रखनी थी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप्स के लिए। थर्ड स्टेप में अब हमें फाइलिंग स्टार्ट करनी है कि अब हम भरेंगे कैसे डाटा का। अब हमने फ्रेंड्स अभी तक जो हमारा एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो हमें कलेक्ट करना था, गैदर करना था। तो वो सब चीजें हमने कर ली है। अब दिस इज न टाइम पीरियड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो हम अब इसमें फाइनल प्रोडक्ट को बनाएंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ 99C। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम 99C को कैसे भरेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि हमारी कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, जिसमें टोटल 19 टेबल है, जिसके अंदर आपकी टेबल 4 और 5 है। तो फ्रेंड्स, मैं यहां से डायरेक्टली मूव करके आपको सीधा 99C के फॉर्मेट में लेके आता हूं। फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मेट है। आपको जो इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको इसकी हेडिंग पढ़ता हूँ। डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाएगी। इनवर्ड सप्लाई के लिए आपकी टेबल 6, 7, 8 दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका टेबल 4 में जो आपका यूज हुआ है वर्ड, वो यूज हुआ है जो आपने अंडर आरसीएम पे किया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी आउटवर्ड लायबिलिटीज की बात हो रही है। आउटवर्ड लायबिलिटीज का यहाँ पे लोन ने इंटरप्रेट किया है कि जिस पे आपने टैक्स पे किया है, चाहे आइदर एज ए सप्लायर और आइदर एज ए रिसिपिएंट, वो आपको टेबल 4 में कैप्चर करके चलना है। तो इसमें आपका वर्ड जो इनवर्ड है उसकी रेलेवेंसी ये है। तो फ्रेंड, जब भी हम कोई भी चीज को रीड करते हैं तो वी शुड नो एन ए मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा है, ईच वर्ड हैज एन own रेलिवेंसी। कोई भी वर्ड्स यहाँ पे बिना रेलिवेंस के नहीं दिया गया है। यहाँ से ही हम जो ये मार्जिनल नोट बोलते हैं, जो हमारा ये नोट होता है, ये डिसाइड करता है कि जो नीचे जो सब पार्ट्स दिए गए हैं टेबल में, उसमें क्या डाटा भरा जाना चाहिए। तो ये जो हमारा मार्जिनल नोट होता है, हम इसको मार्जिनल नोट बोलते हैं। एंड यही आपका डिसाइड करता है ऑलवेज कि जो आपके नीचे से सब पार्ट्स है उसमें क्या डाटा फिल किया जाएगा और किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे कि क्या डाटा भरा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देखोगे जैसे आप GST 1 फाइल करते हो, जैसे आपकी B2C की डिटेल्स, B2B की डिटेल्स, एक्सपोर्ट की डिटेल्स मांगी गई है।
सिमिलरली आपसे वही डिटेल यहाँ पे मांगी गई है। फ्रेंड्स, बाद में मैं आपको लास्ट में इसको फाइल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। जैसे ही हमारे 9 का एक बार हम टेबल 19 तक कवर कर लेंगे, तो मैं आपको लास्ट में इसमें बिल्कुल एक इजी वे बताने वाला हूं कि जिससे आप डायरेक्टली फील कर लोगे। अभी हम स्ट्रक्चर्स जो है इसका जो बनाया गया है, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है स्ट्रक्चर्स के अंदर, हम वो सब चीजें इसमें सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे जो जीएसटी आप 1 में आप डिटेल भरते हो, मैंने आपको बोला था कि 9 एक समरी है आपकी पूरे साल की, जो आपने 1 और 3 में फाइल किया है या फाइल करने से स्किप हो गया है। तो जैसे आप इसमें आपकी B2C की डिटेल्स, B2B की डिटेल्स, एक्सपोर्ट्स की डिटेल, जो आपने SCZ है उसकी डिटेल्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स हो गया, कोई एडवांसेज हो गए जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया हो, आपकी RCM सप्लाई हो गई, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट, या कोई आपने अमेंडमेंट के थ्रू सप्लाई आपने डिक्लेयर करी हो, वो आपकी यहाँ पे टेबल 4 में आपकी जाएगी और लास्ट में आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि टेबल 4 में वो डाटा जाता है जिसपे आपने टैक्स पे किया हो। मैं किस बेसिस पे यह बात बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉ ने यहाँ लिखा हुआ है ऑन विच द टैक्स इज पेबल। तो यहाँ पे लॉ ने क्लियर किया है कि जिस जिस सप्लाई पे आपने टैक्स दिया है, चाहे वो अगेंस्ट एडवांसेस हो, चाहे अगेंस्ट इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, आपको वो डाटा यहाँ पे टेबल 4 में डिक्लेयर करना है। अब इसको आप दोबारा से ध्यान से देखोगे, तो आप देखोगे जो जीएसटी आप 1 में आपने ड्यूरिंग द ईयर डाटा फिल किया है, वही डाटा आपसे मांगा गया है। कोई भी नया डाटा यहाँ पे नहीं है, जस्ट एक एक्स्ट्रा है जो RCM का, जो आपका 3B से फिलअप होके आएगा। तो ये आपका यहाँ पे टेबल 4 इस तरीके से चीजें आपकी कवर करती है। तो इसमें क्या चीजें आपकी ऑप्शनल है, क्या चीजें मैंडेटरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो टेबल है आपकी, टेबल 4 से लेके टेबल नंबर L तक सारे कॉलम्स मैंडेटरी है, कोई भी कॉलम इसमें आपका ऑप्शनल नहीं है। लास्ट ईयर तक आपके पास ऑप्शन होता था कि जो क्रेडिट नोट और जो डेबिट नोट्स हैं, वो आप यहाँ पे जो आपके रेस्पेक्टिव B2B और B2C है उनके साथ क्लब करके आप रिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन आज के लिए, मतलब फाइनेंशियल 21-22 के लिए, ये सारे कॉलम्स आपको सेपरेटली फिलअप करने पड़ेंगे। तो इसमें कोई भी आपके पास टेबल 4 में आज की डेट में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं कि क्या चीजें ऑप्शनल है, क्या चीजें मैंडेटरी है, मैंने कहाँ से पढ़ा, मैं आपको ये भी बताऊंगा। बट इस वीडियो में आपको उन सब चीजों के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और अंत तक हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। इसी तरीके से सिमिलरली आपकी टेबल 5 आती है। मैंने आपको बताया था कि टेबल 4 और 5 आपकी आउटवर्ड सप्लाई के लिए है। टेबल 4 में जिन आउटवर्ड सप्लाई पे आपने टैक्स पे किया है वो रिपोर्ट होंगी, और टेबल 5 में जिन पे टैक्स पे अप्लीकेबल नहीं है। पेमेंट इज ए डिफरेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ यू हैव पेड और नॉट, बट यस इफ द टैक्स इज अप्लीकेबल देन यू हैव टू रिपोर्ट इन टेबल 4। यहाँ पे जो वर्ड पेबल है, it means tax is applicable, not it means that a tax is applicable but we have not paid. It means that a tax is applicable or not. तो जैसे आपने, और ये हम किस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लॉ ने फर्दर क्लेरिफाई भी किया है कि जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, जो आपकी एक्सपोर्ट है, जैसे कि जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, कोई आपकी SCZ सप्लाई है जो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, या वो सप्लाई जो इस पे रिसिपेंट को टैक्स पे करना है, या कोई एग्जेम्प्टेड नील रेटेड है, तो यहां से आप ये बता सकते हो, जो मैं आपको वर्ड अप्लीकेबल की बात कर रहा हूं, वो आपका यहां से पता लग रहा है कि अप्लीकेबल और नॉट अप्लीकेबल की जो मैं बात कर रहा हूं। एक मिनट फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग टेबल 6 को ये आपका जो टेबल 4 और 5 है बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, जस्ट डिफरेंस इतना है कि आपका विद पेमेंट टेबल 4 में जाएगा, विदाउट पेमेंट आपका टेबल 5 में जाएगा। इसके बाद हम पार्ट 3 के लिए प्रोसीड करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। इसमें आप देखोगे कि जो आपकी
टेबल्स हैं, ये आपकी जो 6A है वो आपकी ऑटो जनरेटेड है 3B से, इसमें आपको कोई डाटा फिलअप नहीं करना है, ये आपकी बाय डिफॉल्ट आएगी। इसके बाद आपकी टेबल 6B C D E है, आप इसमें देखोगे ये आपका जैसे टेबल 4 है आपकी GSTR 3B की, ये कंप्लीटली उसके बेस पर ड्राफ्ट किया गया है। जस्ट इसमें नई रिक्वायरमेंट क्या है कि जो RCM की डिटेल है उसमें आपका थोड़ा सा एक लेवल प्लस करके आपसे ब्रेकअप मांगा गया है, और ये दोनों की दोनों डिटेल्स मैंडेटरी है। आपको ये जितनी भी टेबल्स यहाँ पे दी गई है वो सारी मैंडेटरी है। जस्ट इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि जो आपकी इनपुट सर्विसेज हैं, यदि आप क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप उसे एज ए इनपुट रिपोर्ट कर सकते हो, बट कैपिटल गुड इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो आपकी देखोगे, जो ये वाला डाटा यहाँ पे आपका जो ऑल अदर ITC होता है वो डिटेल यहाँ पे आपकी, मैं बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप देखोगे यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट RCM बट इंक्लूड द सर्विस रिसीव फ्रॉम द एसईसी। तो यहाँ पे बेसिक सी आपसी जो आप ऑल अदर ITC में 3B में फाइल करते हो वो डाटा यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपने RCM के अंदर टैक्स का क्रेडिट लिया है, जो आपने पे किया और लिया है, वो डिटेल आपकी यहाँ पे फिलअप की जाएगी। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा वर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो जो आपकी RCM सप्लाई पे जो आपने टैक्स पे किया है वो सप्लाई दी आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन ने दी है तो वो आपकी यहाँ कवर की जाएगी, और यदि रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो सप्लाई आपकी यहाँ कवर की जाएगी। इसके बाद आता है आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडिट, या कोई आपने ITC रिक्लेम किया है। फ्रेंड्स ITC जो रिक्लेम्ड है इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे बनता है, जो कोई ITC आपने, जैसे मान लो लेट्स सपोज आपने आपके 180 डेज कवर हो गए, जो आपकी पेमेंट्स की ड्यू डेट जो आपकी सेक्शन 16 में दी गई है कि आपको 180 दिन के अंदर अंदर आपके सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, लेट्स सपोज आपने नहीं की, तो उस केस में आपको ITC रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट होती है रूल 37 के अकॉर्डिंग। तो जब आप ITC रिवर्स कर दोगे तो वो आपने ITC रिवर्स करोगे तो वो आपका टेबल 7 में चला जाएगा, लेकिन वही ITC जब आप पेमेंट पे कर देते हो सप्लायर को तो आप एलिजिबल हो जाते हो उस ITC को रिक्लेम करने के लिए। तो उस केस में जो आपने वो वाला जो ITC है तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे सेपरेटली, वो आप B से माइनस करके, जो आपने 3B में तो आप ऑल अदर ITC में रिपोर्ट किया होगा डेफिनेटली आपने, तो वो आप यहाँ से माइनस करके वो आप यहाँ रिपोर्ट कर दीजिए टेबल नंबर H में। इसके बाद फ्रेंड्स ये सब टोटल मांग रहा है आपसे जस्ट कि आपने जितना भी टेबल लिया उसका डाटा कितना है। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस डिफरेंस की यहाँ पे रेलिवेंसी क्या है, यदि हमें सारा डाटा यहाँ पे 3B से ही फिलअप करना है तो उसका क्या रेलिवेंसी है। तो फ्रेंड्स इसकी रेलिवेंसी है, मैं आपको जब इसको फिलअप करना सिखाऊंगा तब मैं आपको और आगे बताऊंगा। अभी मैं जस्ट इसका आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको समझा रहा हूँ कि किस डाटा में किस टेबल में आपसे क्या डिटेल मांगी गई है। तो अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि इस डिफरेंस का यहाँ पे क्या रेलिवेंस आता है। अब इसका 21-22 में कोई ज्यादा रेलिवेंस नहीं है। यदि किसी कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पे यदि किसी ने क्लेम किया है तो वो डाटा आपका यहाँ पे फिलअप किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आता है एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। तो फ्रेंड्स मेरी नॉलेज में आज की डेट में ऐसा कोई भी ITC नहीं है जो ऊपर कवर ना किया गया। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट सारा का सारा ITC आपका ऑलरेडी ऊपर ही कवर हो चुका है, इस टेबल में आपका कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन मार्केट में प्रैक्टिकली इसमें जो डाटा फिलअप किया जा रहा है वो यदि आपने कोई 20-21 से रिलेटेड ITC लिया है वो फ्रेंड्स इसमें फिलअप किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये डाटा वहां यहाँ पे भरना बिल्कुल गलत है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसके बाद जो आपने ITC रिवर्स किया है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो रूल 37 हो, चाहे रूल 439 हो, चाहे 42 43 या XYZ रीजन हो, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं 2A वर्सेस
टू बी रिकंसिलिएशन जो कि हमारी टेबल 8 आपसे मांगती है। तो फ्रेंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है वो है आपकी टेबल 8C। 8C जो आपसे डाटा मांगती है वो ये मांगती है जो आपका 2A में, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, सुनना ध्यान से, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा गलतियां होती है। तो 8C में जो लोन ने डिटेल मांगी है वो ये मांगा है कि जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो आपके इनवॉइसेस थे वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 3B में लिए हैं, वो डिटेल यहाँ मांगता है एज पर लॉ। तो फ्रेंड अब इसमें पॉइंट ये आता है कि जो ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू था सेम सिनेरियो के लिए उसमें क्या रहेगा। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ सॉरी फ्रेंड्स। अब पॉइंट ये आता है कि हम इसमें ज्यादातर जो मार्केट में हैं वो आपके बुक्स के बेसिस पे डिटेल भर देते हैं कि जो आपने बुक्स के बेसिस पे जो आपने कंपैरिजन किया है बुक वर्सेस 3B का, वही डाटा इसमें फ्रेंड्स ज्यादातर 80-90% वही डाटा इसमें फिलअप कर देते हैं। तो वो समहाउ तो आपका ठीक है, लेकिन आपका ज्यादातर गलत इसलिए हो जाता है, आपका उस केस में एक सिनेरियो छूट जाता है। वो ये है कि कोई इनवॉइस की डेट आपकी लेट्स सपोज 21-22 की ही है और आपने 22-23 में रिकॉर्ड किया है, उस केसेस में वो डाटा यहाँ पे स्किप रिपोर्ट होने से स्किप हो जाता है। तो एक ये वाला पॉइंट है। अब इसमें सेकंड पॉइंट ये आएगा जो आपके ओपनिंग आईटीसी होता है, जो आपका मान लो 20-21 का आईटीसी जो आपने 22 से इसमें 21-22 में लिया है, वो डाटा फिलअप करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं दे रखा है, और हम इसको प्रैक्टिकली कैसे डील करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे उसका क्या रीजन है कि वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। वो जिस अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट ड्राफ्ट किया गया है उस अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। बट प्रैक्टिकल ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हमें इस टेबल को थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। जो हमारा मेजर चैलेंज आता है 9 फाइल करते वक्त, वो सबसे मेजर चैलेंज हमारा टेबल 8 में ही हमें देखने को मिलता है। इसमें फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्रेडिट लिया वो डायरेक्टली हम यहाँ फिलअप कर देंगे एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे जो आपका टेबल 6E होगा वो यहाँ पे आपका ऑटो कैप्चर होके आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आईटीसी टोटल लैप्स करना है वो आपकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। इसके बाद पार्ट 4 में जो आपने कितना टैक्स पे करना है ये आपका ऑटो फिल रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से 3 से लेके 7 तक आपको जस्ट ये जो कॉलम 2 है ये आपको भरना रहेगा। ये आपकी फ्रेंड्स टेबल 9 मैंडेटरी है, मैं आपको बता देता हूँ। टेबल 8 आपके लिए, टेबल नंबर 8C तक मैंडेटरी है, उसके बाद आपके लिए चीजें ऑप्शनल रहेंगी। पार्ट 5 में वो डिटेल जाएंगी। टेबल 10 और जो 11 है वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग है, और टेबल 12 और 13 वो आपकी इनवर्ड सप्लाई से रिगार्डिंग। इसमें वो सप्लाई जाएंगी जिनका आपने टैक्स पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है पर्टेनिंग टू करंट फाइनेंशियल ईयर। इसको कई लोग गलत इंटरप्रेट इस तरीके से कर लेते हैं कि जो पिछले साल की सप्लाई हमने इस साल रिपोर्ट करी है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको ध्यान से देखना। पर्टिकुलर फॉर द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर declared in the return for the next financial year till the specified period। तो लैंग्वेज अब ये काफी क्लियर कर दी गई है, इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है। पहले ये कंफ्यूजिंग स्टेज पे था, अब लॉ ने इसको 100% क्लियर कर दिया है कि जो आपसे करंट ईयर की सप्लाई है जो आपने नेक्स्ट में रिपोर्ट की है वही केवल यहाँ पे आएगी। अब इसमें फ्रेंड्स पॉइंट ये आता है जो सोचने वाला है, यहाँ पे वर्ड टैक्सेबल वैल्यू लिखा है, तो यदि हमने कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 1 और 3B में रिपोर्ट की है तो वो हम यहाँ पे रिपोर्ट करें या ना करें, करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, नहीं करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो डायरेक्ट फ्रेंड जो भी आप
डिसीजन लोगे, यदि आप टैक्सेबल टैक्सेबल लोगे या आप टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट लोगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका 9C पे पड़ेगा। यहाँ पे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो आप 9C फाइल करोगे उसमें आपका इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो आप यहाँ पे 10 और 11 में टैक्स डिक्लेयर करोगे वो यहाँ पे आपका टेबल 14 में आ जाएगा। टेबल 15 में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली आपकी टेबल 16 भी ऑप्शनल है। टेबल 7 आपके लिए मैंडेटरी है, जिसमें आपका HSN डिटेल मांगी गई है आउटवर्ड सप्लाई। ये वही है जो आप जिसका 1 के टाइम पे भरते हो, वही डिटेल इसमें है, कोई नई डाटा इसमें नहीं मांगा गया आपसे। टेबल 18 अगेन आपकी ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये था फ्रेंड्स आपका 9 में जो जो डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं। तो मैं एक आपको क्विक रिकैप दिला देता हूं इसका। इसमें आपसे जो GST आप 1 में आपने डिटेल्स भरी हैं वो आपसे मांगी गई हैं विद बाइफरकेशन B2C B2B एक्सपोर्ट एक्सेट्रा, जिस पे आपने टैक्स पे करने के लिए अब लायबल हो, चाहे आपने पे किया हो या ना किया हो, वो डाटा आपका यहाँ पे आएगा। जिस पे आपने टैक्स अप्लीकेबल नहीं है वो आपका टेबल 5 में आ जाएगा। फिर जितना भी आपने ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट 3B में लिया है वो आपकी डिटेल टेबल 6 में आ जाएगी। उस विद बाइफरकेशन ऑल अदर ITC, आपका RCM, दोनों में इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो ये आपकी टेबल 4 कवर हो गई 3B से। उसके बाद जो टेबल 4 का जो सेकंड पार्ट होता है टेबल 4B, वो आपकी टेबल 7 में आपसे डिटेल पूछ रहा है कि आपने कितना ITC रिवर्स किया। और जब आप 3B फाइल करते हो तो उससे पहले आप बैक एंड पे वर्किंग करते हो कि आपका 2B में कितना आ रहा है, तो वही एक रिकंसिलेशन आपसे यहाँ पे मांगी गई है टेबल 8 में। उसके बाद आप कितना टैक्स पे करने के लिए लायबल हो और कितना आपने पे कर दिया उसकी ये समरी आपसे मांगी गई है। उसके बाद जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड टैक्स था वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया है, उसकी डिटेल आपसे यहाँ पे मांगी गई है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा GST 9। अब मैं इसको आपको भरने का तरीका बताऊं। ये तो आपने इसमें समझ लिया कि क्या डाटा जाता है क्या डाटा नहीं जाता है, अभी भी हमने इसमें ये नहीं सीखा है कि हम इसको भरेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ टेबल 4 एंड 5 के लिए। आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे यहाँ पे, आप सबसे पहले ये रिकंसिलेशन का फॉर्मेट तैयार कीजिए। मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यदि आप मैंने उस फॉर्मेट को सेल्फ डिजाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ 1 एंड 3 में जो आपसे डिटेल मांगी गई है। यदि आप ये फॉर्मेट यूज करते हैं तो आप बड़े इजीली 9 भर सकते हैं, और समहाउ आपका ये जो डाटा होगा वो आपका जो सिस्टम जनरेटेड जो आपका 9 निकलता है उससे भी आपका 95% लेवल तक आपका डाटा मैच करेगा। तो वो फॉर्मेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है फॉर्मेट आपका। यहाँ पे आप B2B सप्लाई एक्सपोर्ट नील रेटेड एग्जेम्प्टेड डेबिट नॉट रजिस्टर्ड के अनरजिस्टर्ड के, इसके बाद जो आपकी अमेंडमेंट रिलेटेड सप्लाई है वो आप यहाँ पे दिखा दीजिए। इसमें जो आपकी SCZ की सप्लाई और जो एक्सपोर्ट्स की सप्लाई है वो आप यहाँ पे अलग से शो कर सकते हैं। इसका रीजन ये है मैंने यहाँ पे अलग से क्यों लिया हुआ है, क्योंकि जब आप क्रॉस वेरीफाई भी डाटा को करोगे साथ में, जो आपकी एनुअल GST 1 होती है आपका वहां पे कोई अलग से बाइफर्केशन नहीं आता है, क्योंकि जो आपकी SCZ सप्लाई होती है वो आपकी यहीं पे इंक्लूड होती है। सिमिलरली जो आपकी एक्सपोर्ट सप्लाई होती है विद और विदाउट पेमेंट वो आपकी यहीं पर इंक्लूड होती है। तो इसीलिए मैंने इनके पैरेलल डाटा को रख के ये फॉर्मेट डिजाइन किया हुआ है। विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट आपकी साथ साथ चलेगी, ताकि तो इससे आपको प्लस बेनिफिट ये भी होगा कि जो आपने एनुअल PDF होता है GST 1 का, आप उससे भी इसको डायरेक्ट रिकंसाइल कर सकते हो। आपको ये भी पता लग जाएगा क्विकली कि आप जो डाटा फिलअप कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो आप देखोगे ये आपसे डिटेल GST 1 में ही मांगी गई है, कोई इसमें मैं नया डाटा आपसे नहीं मांग रहा। अभी बस 21-22 के लिए जो आपको चैलेंज आने वाला वो ये है कि आपके पास अमेंडमेंट की चेंज इन वैल्यू अवेलेबल नहीं होती कि वैल्यू में कितना चेंज आया है।
इन कंपेरिजन टू ओरिजिनल डाटा। आपके पास केवल अमेंडमेंट की वैल्यू होती है। ये सुविधा भी आपको 22-23 से रिटर्न्स में मिलने लग जाएगी। और 21-22 यू हैव टू प्रिपेयर इट मैनुअली। यदि आप नहीं भी बनाते हो तो जो आपकी सिस्टम जनरेटेड आएगी, आपको उससे आइडिया इसके बारे में लग जाएगा। सो इट्स नॉट ए बिग डील। जहाँ पे अमेंडमेंट आपकी ज्यादा होती भी नहीं है, यदि है भी तो आप जो सिस्टम जनरेटेड है उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है। नहीं तो आप इसको डिटेल में कैरी आउट अपनी वर्किंग से, जो आपने जीएसटी 1 और 3 भी फाइल करी है मंथली बेसिस पे, आप उससे ड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जस्ट B2B B2C डिटेल फिलअप कीजिए। पैरेलली आप बुक्स की डिटेल डालिए, आपकी आपकी बुक्स में कितना कितना है। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि यदि आपसे कोई सप्लाई रोंगली रिपोर्ट हो गई है GST 1 फाइल करते वक्त, वो आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हो। बट यस, यदि आपसे कोई B2C सप्लाई B2B में रिपोर्ट करनी थी जो आपको स्किप हो गई है, तो फ्रेंड्स वो आपकी यहाँ पे आप रिपोर्ट तो कर देंगे नो डाउट, बट वो आपके सामने जो रिसिपिएंट होगा उसको अपीयर नहीं होगी, वो उसके क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि जस्ट आप अपनी कैटेगरी सही कर रहे हो अपने एंड पे, यहाँ पे सामने वाले का कोई भी डाटा अपीयर नहीं होगा। तो यहाँ पे जस्ट फॉर सेफर साइड आप अपने लिए कर सकते हो, लेकिन इसका कोई भी बेनिफिट आपके रेसिपिएंट को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप जस्ट सिंपली अभी जो डाटा है, मैं इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप पे जो आपका GST 1 है जो आपने बनाई है, इस डाटा से डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे जो आपका GST 1 का फॉर्मेट है उसके बेस पे आप GST 9 में आप वो डाटा टेबल 4 में और टेबल 5 में फिल कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं सोचनी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। जो आपका GST 1 में आपने फाइल किया है जस्ट आपको वो रिपोर्ट करना है। हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। एट फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली फिलअप करना है डाटा फ्रॉम GST 1। आपको कुछ नहीं सोचना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। आपको GST 1 में जितना डाटा आपने किया है वो आप फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आप इसमें से, अब मैं इसमें एडजस्टमेंट आपकी कैरी आउट करके चलूंगा। एडजस्टमेंट भी बहुत ही एक मास्टर तरीके से मैंने डिजाइन करी है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होने वाली है। इसमें आप सबसे पहले वो एडजस्टमेंट कर दीजिए जो आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, जो आपने GST 1 में रिपोर्ट करी है, उनको आप लेस कर दीजिए। सबसे पहले आपको ये वाली एडजस्टमेंट करनी है। आपको GST 1 उठा लेनी है डायरेक्टली, आपको उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, सीधा आप सबसे पहले वो कर दीजिए। उसके बाद आपने जितनी भी पिछले साल से रिलेटेड सप्लाई रिपोर्ट करी है GST 1 में, आप उसको रिड्यूस कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि कोई भी सप्लाई जो आपकी बुक्स में है जो स्किप हो गई है रिपोर्ट करना इन GST 1 एंड 3B, दोनों में जो आपकी स्किप हो गई है, क्योंकि आप 1 और 3B का रिकंसिलेशन ऑलरेडी कर चुके हो, आप यहाँ से सिर्फ 1 रिमाइंड कीजिए। वो आप क्या कर दीजिए, सिंपली यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका एक जो सिंपल सी एडजस्टमेंट। अब आपको यहाँ पे इसके बाद जो ध्यान में रखना है, जो आपसे सप्लाई स्किप हो गई थी GST 1 में, वो आपको रिपोर्ट कर देनी है सिंपली। अब फ्रेंड्स जो आपने टैक्स पे कर दिया है 3B में, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको यहां से लेस कर देना है। टैक्स पे किया है 3B में परटेन्स टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 को, वो आप यहां से सिंपली रिड्यूस कर देंगे। और यदि आपने कोई पिछले साल का टैक्स पे किया है करंट फाइनेंशियल की 3B में, आपको यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं करना है, उसका हम डायरेक्टली 9 में इम्पैक्ट देखेंगे।
इसके बाद आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आपका फ्रेंड्स ये वाला जो डाटा है इसके मैं दो पार्ट्स कर लेता हूं। आपने टैक्स पे कर दिया है, पेड इन 3B इन सेम फाइनेंशियल ईयर, तो आप इसको रिपोर्ट कर दो टेबल 4 में या 5 में, जो भी रेलिवेंट टेबल है वो। ठीक है, यदि टैक्स अप्लीकेबल है तो टेबल 4 में कर दीजिए, नहीं है तो टेबल 5 में कर दीजिए। यदि आपने टैक्स पे नहीं किया है इन 3B में, ना तो करंट फाइनेंशियल ईयर में, नाइदर इन करंट फाइनेंशियल ईयर नॉर इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो फ्रेंड्स ये आप टेबल 4 और 5 जो भी रेलिवेंट टेबल आप उसमें इसको रिपोर्ट करके चलोगे। यदि आपने लेट्स सपोज टैक्स पे कर दिया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, गाइज आपने 1 में नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर करी नहीं करी इट्स इररेलेवेंट, इट्स रेलिवेंट कि आपने 3B में डिक्लेयर करी है नहीं करी। यदि आपने 3B में डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है तो यस यू हैव टू रिपोर्ट इन टेबल 10। उस केस में आप टेबल 4 में रिपोर्ट नहीं करोगे। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको डायरेक्ट जीएसटी ऑफ 1 से डाटा पिक करना है, उसके बाद जो आपकी पिछले साल से रिलेटेड सप्लाई थी वो आपको माइनस कर देनी है। उसके बाद बुक्स के साथ आप जब टर्नओवर रिकंसिलेशन जो आपने बनाई थी, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, मैं आपके इसी सीक्वेंस में चल रहा हूँ। आपने 1 वर्सेस 3B बनाई, 1 से डायरेक्ट डायरेक्ट डाटा आपने उसमें रिपोर्ट कर दिया है। अब मैं आपके सेकंड स्टेप में आ गया हूँ। सेकंड स्टेप से मैंने आपका उठाया है कि यदि कोई सप्लाई स्किप टू रिपोर्ट हो गई है जीएसटी 1 में, उसकी हम यहाँ पे आपसे एडजस्टमेंट देखेंगे। उसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी, यदि मान लो हमने 1 और 3B का जब रिकंसिलेशन बनाया, उससे हम ये पॉइंट इजिली कैच कर सकते हैं कि हमने सेम फाइनेंशियल ईयर में दिया है या नहीं दिया। यदि आपने दे दिया है, आपने 1 में रिपोर्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप इसको टेबल 4 और 5 में रिपोर्ट कर दीजिए। अब आपको एक केस ये हो सकता है कि आपने 3B में तो इस साल रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन आपने जीएसटी 1 में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया है, तो फ्रेंड्स इट्स इररेलेवेंट, जीएसटी 1 इज टोटली इररेलेवेंट फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको 3B माइंड में रखना है। जो भी आपने, इसका मैं आपको थंब रूल बता देता हूं। थंब रूल ये रहेगा, यदि आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई जो आपकी परटेन्स करती है करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, उसका यदि पेड इन सेम फाइनेंशियल ईयर में है, तो वो आपकी टेबल 4 और 5 में डिक्लेयर की जाएगी। रिपोर्टिंग 3B फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ये कर लेता हूँ। यदि परटेन्स टू करंट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट आपने कर दी है, तो आपकी टेबल 4 और 5 में जाएगी। यदि आपने फ्रेंड्स, ये थंब रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत स्टडी करने के बाद पता लगता है कि किस तरीके से इसका क्या पे आउट है, क्रॉस वेरिफिकेशन का, सेल्फ असेसमेंट का, कि हमने डाटा फिलअप किया है या नहीं किया है। तो ये हमारी स्टडी करने के बाद, एक्सपीरियंस मिलने के बाद ये हमें पता लगता है कि हम इसको कैसे सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं डाटा के और कैसे नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स इसमें। तो जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो आपकी परटेन्स टू करंट फाइनेंशियल ईयर से थी, वो आपने यदि 3B में रिपोर्ट करती है सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो आप टेबल 4 और 5 में डिक्लेयर करोगे। और यदि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है पे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने डिक्लेयर्ड किया है इन 3B में, तो वो आपकी कहाँ जाएगी, इन टेबल 10 और 11 में जाएगी। अब लेट्स सपोज फ्रेंड्स आपने नोट डिक्लेयर्ड है नाइदर इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 नॉर इन फाइनेंशियल ईयर
22-23, यानी कि ना तो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में किया, ना ही आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया। तो फ्रेंड्स ये आप टेबल 4 और 5 में रिपोर्ट करोगे। लेकिन बट यदि आपका क्रेडिट नोट है विद टैक्स, वो आप एज ए कमर्शियल इनवॉइस ट्रीट करें। मैं ये फ्रेंड्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते इन GSTR 9। यू कैन पे बट यू कैन नॉट टेक एन अ बेनिफिट ऑफ एनी टैक्स पार्ट फ्रॉम GSTR 9। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इसके लिए थंब रूल, कि आपको ये 3B के बेस पे बनानी है। जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई करंट फाइनेंशियल ईयर की है, जो आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में 3B में डिक्लेयर कर दी है, वो आपकी टेबल 4 और 5 में जाएगी। जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर करी है, वो आपकी टेबल 10 और 11 में जाएगी। और जो आपने कहीं भी डिक्लेयर नहीं करी है, वो आपकी टेबल और 5 में जाएगी। आप देखोगे फ्रेंड्स, इसमें कहीं भी आपका GSTR 1 का रोल नहीं है, डायरेक्ट आपका 3B बेस्ड है GSTR 9 का जो थंब रूल डिजाइन हुआ है। तो हम यहाँ पे इतनी देर से GSTR 1 से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम GSTR 1 को क्यों बेस बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसका एक सिंपल सा रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो हमारी GSTR 1 है, उसमें B2B B2C एक्सपोर्ट इन सब का ब्रेकअप अवेलेबल होता है, और हमारा 3B में ये ब्रेकअप अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए जो मैंने आपसे फर्स्ट ऐप में जो डाटा कलेक्ट करने के लिए बोला था, तो इसकी रेलिवेंसी जो 1 और 3B की रिकंसिलेशन की जो रेलिवेंसी है, वो यहीं पर आती है। क्योंकि हम B2B B2C का अपने लास्ट टाइम में, क्योंकि आप सभी को पता है कि ज्यादातर लास्ट डेट पे ही फाइल की जाती है, मतलब बिल्कुल लास्ट मंथ में हम लोग सब अवेयर होते हैं कि यस हमें 9/9 से फाइल करनी है। इससे पहले जस्ट हम अपने अदर कंप्लायंस रूटीन टास्क में लगे रहते हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। तो उसी कम टाइम में हमें चीजों की एक्यूरेसी लेवल के साथ चीजों को फिल करना होता है। तो ये एक इजी वे आउट है कि आप GSTR 1 और 3 भी रिकनसाइल कीजिए, और GSTR 1 से आप डायरेक्टली आप अपना डाटा को फिलअप कर दीजिए। और उसके बाद जो 1 और 3B के गैप है, वो इस तरीके से आपको एडजस्ट करने हैं कि जो आपके टेबल और 5 में आ जाए। तो मैं जो यहाँ पे आपसे एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपसे इसी तरीके के कर रहा हूँ। और जो GSTR 9 की जो टेबल 4 और 5 है, उसमें आपका करंट फाइनेंशियल ईयर से जो परटेन्स करती है सप्लाई, वही जाएगा। लेकिन बट RCM की जो सप्लाई होगी, वो आपकी पेड बेसिस पे डिक्लेयर की जाएगी, चाहे आपने वो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड दी हो, चाहे वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से दी हो। वो आपकी यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। तो यही जो एडजस्टमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी एडजस्टमेंट मैं इन 4 थंब रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला GSTR 1 का डाटा फिल अप कर दीजिए। अब मैंने इससे बोला कि जो आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सप्लाई है, वो आप यहाँ पे लेस कर दिए। वो कौन सा थंब रूल बोला? सब रूल 4 बोलता है कि जो हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर की सप्लाई है, वही हम इसमें रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें आपसे जो बुक्स में डाटा आ रहा है लेकिन जो GSTR 1 में नहीं गया है, उसका भी मैंने किसके बेसिस पे कंपैरिजन किया? 3B के बेस पे। वो उस थंब रूल के लिए मैंने क्या ब्रेकअप किए, जो मेरे ये तीनों फर्स्ट 3 थंब रूल्स हैं, वो ये तीनों थंब रूल आपके यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिए है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी और आपका नया पॉइंट नहीं है, जस्ट आपकी यही एक एडजस्टमेंट्स है जो आपकी यहाँ पे होंगी। चाहे आपका B2B सप्लाई हो, चाहे B2C हो, चाहे आपका क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट, आपको जस्ट यही आपकी एडजस्टमेंट उसमें कैप्चर बनेंगी। इसके अलावा कोई और आपकी कैप्चर नहीं बनेगी। तो ये था फ्रेंड्स आपका टेबल 4 और 5 के लिए। अब मैं आता हूँ फ्रेंड्स आपका टेबल 6 to 8। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको ऑप्शनल मैंडेटरी बता देता हूँ। टेबल 4 और टेबल 5 100% आपकी मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ टेबल 5। जो आपकी ये टेबल 5 है, जिसमें आपको विदाउट पेमेंट डिक्लेयर करना होता है,
उसमें आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, जो आपकी एग्जेम्प्ट और नील रेटेड है, उन दोनों की सप्लाई को आप एग्जेम्प्ट में डिक्लेयर कर सकते हो, इंस्टेड के आप इसको अलग अलग डिक्लेयर करो। वो आप यहाँ पे एग्जाम की कैटेगरी में रिपोर्ट कर सकते हो। बाकी आपको सारी डिटेल्स आपको भरने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, कोई ऑप्शन 21-22 के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स जो टेबल 6 से 8 है वो आपकी आईटीसी रिलेटेड है। इसका भी थंब रूल है, बिल्कुल है। इसका थंब रूल क्या है फ्रेंड्स, मैं इस पर लो आपको एक पॉइंट बता देता हूं जो प्रैक्टिकली फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो लो सजेस्ट करता है वो ये कहता है आपकी जो करंट फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड आईटीसी है, जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है, केवल ओनली डिक्लेयर करोगे इन टेबल 6 और 7 में, irrespective ऑफ irrespective of the fact that you have availed in 3B of current financial year। लो ये सजेस्ट करता है फ्रेंड्स, लेकिन प्रैक्टिकली इसको फॉलो करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल जो पॉइंट होता है, जितना आपने 3B में क्रेडिट लिया है वो आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर दीजिए इन टेबल 6 और 7 में। यदि कोई आपने एज ए रिवर्सल वहां पे दिखाया है तो यहाँ भी आप एज ए रिवर्सल दिखा दीजिए। और यदि आपने कोई एज ए अवेलमेंट, मैं आपको एक बार 3B का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक मिनट दीजिए। ये पुराना फॉर्मेट है फ्रेंड्स, ये अमेंड हो चुका है, लेकिन हमारे लिए यही 21-22 के लिए यही रेलेवेंट है। आप देखोगे टेबल 4 जो आपके एलिजिबल आईटीसी की बात कर रहा है, इसमें भी आपके 5 पार्ट दिए हुए हैं। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, जैसे आपका 9 में डिटेल्स मांगी गई है। लेकिन आपका जो डिटेल्स इश्यू, जो एक एक्स्ट्रा डिटेल मांगी गई है वो यहाँ मांगी गई है, जो रिवर्स चार्ज है उसमें आपका जो GSTN 9 है वो आपका ब्रेकअप मांगता है रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर के बीच में। जो आपकी ये टेबल 6C है वो आपकी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड सप्लाई मांगता है, और जो आपकी रजिस्टर्ड पर्सन है आरसीएम के केस में वो आपकी सप्लाई टेबल 16। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी आपका जो डिटेल्स यहाँ कैप्चर की गई है वही सारी डिटेल्स आपकी यहाँ हेड मांगे गए हैं। जस्ट उसको थोड़ा सा डिटेल बाइफरकेट कर दिया गया है, इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस। फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स की भी रेलिवेंसी है, ये आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इसका भी डायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है लॉ में, रिफंड के केसेस में। जो आपके रिफंड के केस हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ से आपके कई बार एनालिसिस करी किए जा सकते हैं कि इनपुट का क्रेडिट कितना था। जैसे आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के केस में आप जाते हो तो वहां पे आपको इनपुट का क्रेडिट मिलता है, कैपिटल गुड्स का आपको नहीं मिलता है, रिफंड नहीं मिलता है। तो जो आपका कैपिटल गुड्स वाला पोर्शन होगा वो आपका डायरेक्टली रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से वहां भी ये जो पॉइंट्स है वहां पे भी आपको आसानी होती है, रिफंड के पर्पज से भी यहाँ से भी चीजें क्रॉस वेरीफाई होती हैं जब आप रिफंड वगैरह फ्यूचर में इनके सब वो करते हो या आपकी कोई असेसमेंट होती है तो ऑफिसर्स के पास ये एक वे आउट रहता है उनको एनालाइज करने का। तो फ्रेंड, जो भी आप डिटेल भरे तो आप ध्यान रखें कि बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट डिटेल्स है वही आप यहाँ पे फिलअप करें। और यहाँ पे जो आपने 3B में आईटीसी अवेल्ड किया है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। आपको इसमें कोई भी इफ एंड मतलब इफ एंड बट्स का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यस, यदि कोई आपने आईटीसी एक्सेस अवेल्ड कर लिया है इन कंपैरिजन टू बुक्स ऑफ अकाउंट, जो आपको नहीं करना चाहिए था, वो आप यहाँ पे को शुड रिपोर्ट ऑन एक्चुअल बेसिस। मतलब जो डिटेल्स आपके पास है ही नहीं
तो आप उसको कैसे डिक्लेयर करोगे कि वो आपकी ऑल अदर आईटीसी है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है? तो इट्स बेटर कि आप उसको विच एवर इज लोअर के कंसेप्ट पे कीजिए। लेट्स सपोज कि आपका बुक्स में 100 रुपये है। यदि मैं आपको एग्जांपल इसका इलस्ट्रेट कर देता हूँ कि जैसे आपका बुक्स में 100 रुपये है, लेकिन बाय मिस्टेक आपने 110 रुपये अवेल्ड कर लिया है 3B में, तो आप यहाँ पे 100 रुपये डिक्लेयर कीजिए इन GSTR 9। बिकॉज क्योंकि 10 रुपये आपसे गलती से लिया गया, आप यदि वही गलती सेम 9 में कर दोगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि 9 हमारा भरने का पर्पज यही है कि कोई हमसे गलती हो गई है तो हम उसको ठीक कर ले। आप ये 100 रुपये दिखाइए, और जो आपका मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है टेबल 6 के नीचे सब टोटल के बाद, उसकी क्या रेलिवेंसी है? उसकी फ्रेंड्स यही रेलिवेंसी है कि आप को जो क्रेडिट आपसे ज्यादा लिया गया वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। एक दूसरी रेलिवेंसी, हम टेबल 6 को इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं डिफरेंस की। यदि हम लो के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चलते हैं, जो लो सजेस्ट करता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में जो मैंने आपको बताया, तो वो भी आपका यहाँ पे एज ए डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। अब ये आपके मतलब आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है डिसीजन मेकिंग पे, अब कि आप उसको एज ए डिफरेंस रिपोर्ट करोगे या आप उसको एज ए नील डिफरेंस रिपोर्ट करोगे। यदि आप इसको एज ए डिफरेंस रिपोर्ट करोगे तो फ्रेंड्स ये एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपकी 9 के ऊपर। जो भी आपका असेसिंग ऑफिसर्स वगैरह होगा वो सबसे पहले इस डिफरेंस को पॉइंट आउट करके हाईलाइट करेगा इरेस्पेक्टिव, उससे आपकी डिटेल्स अलग से मांगी जाएगी। डिटेल्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपकी एक डिफरेंस जो आपका ऑन फेस दिखेगा, जो कि आपकी ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई और कॉलम नहीं दिया गया है कि आपका 2021 से रिलेटेड आईटीसी कितना है। क्योंकि जो इसने टेबल 6A में पिक किया है ये आपका 3B से पिक करता है, और 3B में हमने यदि कोई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी पिछले साल का क्रेडिट लिया वो आता है। तो यहाँ पे यदि वो स्पेसिफिक ऑप्शन होता तो इट विल बी गुड, एंड देन डिफरेंस आपका कंप्यूट होता तो वो आपके लिए एक पिक्चर जो थी ट्रू एंड फेयर आएगी। क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलम है नहीं और यहाँ पे वो आपका ऑन द फेस डिफरेंस दिखेगा, तो जो मार्केट प्रैक्टिस फॉलो करती है वो यही करती है कि हम इसमें इंक्लूड 2021 भी कर दें। तो जो हमारा यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो बुक जो हमने डायरेक्टली 3B में क्रेडिट लिया वो दिखा दें, लेकिन जो करंट फाइनेंशियल ईयर से जो हमने रिकंसाइल किया ही होगा तो वहां पे जो हमने ज्यादा लिया हम उसको कम करके रिपोर्ट करें, उसी को केवल डिफरेंस दिखाएं। जो 2021 से रिलेटेड अमाउंट था उसको एज ए डिफरेंस हम रिपोर्ट ना करें। तो ये एक इसमें पॉइंट है। ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पॉइंट 1 वाली प्रैक्टिस फॉलो करनी है या पॉइंट 2 करते हैं। लेकिन मार्केट में जो प्रैक्टिस फॉलो होती है आपकी मेजोरिटी केसेस में आपकी पॉइंट 2 वाली प्रैक्टिस फॉलो की जाती है मार्केट में, जो आपकी फॉलो की जाती है। तो फ्रेंड्स आप देखोगे हमने टेबल 6 भी कवर कर ली है, और जो आपकी टेबल 7 है वो भी आपकी यहाँ पे कवर अप हो गई है। अब हम इसके बाद आते हैं आपकी टेबल 8A पे, जो कि आपका रिकंसिलिएशन है 2A और 3B का। फ्रेंड जो आप डाटा बनाओगे वो आप यहाँ पे डायरेक्टली फिलअप करोगे। ये जो आपके फर्स्ट 2 टेबल्स है वो आपकी ऑटो जनरेटेड है, इसमें आप नॉन एडिटेबल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपकी 8C है वो आपकी डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करेगा। जो आपने टेबल 6 में डिसीजन लिया है कि आपको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, वो आपका टेबल 8 में आपका इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि ये फॉलो किया है तो जो मैंने आपको बोला था कि ये आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इम्पैक्ट जो आपकी GSTR 9 है वो यहाँ पे कवर अप करके नहीं चल रही है। तो उसका रीजन यही है कि उसने जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसका यहाँ पे कोई भी रीजन फॉर डिफरेंसेस में नहीं दिया है, क्योंकि लॉ सजेस्ट वही करता है कि आपको केवल करंट फाइनेंशियल ईयर का करना है। जब ऊपर ही नहीं आएगा तो यहाँ पे उसको इम्पैक्ट लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो लेकिन मार्केट आपकी प्रैक्टिस दोनों फॉलो कर सकते हैं। उस केस में जो मार्केट में प्रैक्टिस फॉलो होती है वो टेबल जो 8C है, उस केस में जितना भी आपका 2021 का क्रेडिट है वो आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है।
यदि आपका 21-22 का क्रेडिट आपने 22-23 में लिया, वो तो आएगा ही आएगा। उसके साथ आपका कोई भी क्रेडिट 20-21 से रिलेटेड 21-22 में लिया है, तो वो आपका यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं हम लोग। प्लस इसमें एक चैलेंज ये आता है कि लेट्स सपोज हमने कोई आईटीसी बाय मिस्टेक ले लिया है गलती से, और वो हमने सेम फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स भी कर दिया है, तो वो आपका टेबल 7 में आता है। क्योंकि आप उसका कुछ भी इम्पैक्ट डालोगे टेबल 6 में, तो वो आपका यहाँ पे एज ए डिफरेंस पॉइंट आउट हो जाएगा। तो आप उसको टेबल 7 में ही डिक्लेयर करते हो प्रैक्टिकली, जो भी आपने 3B में एज ए रिवर्सल्स हो गया है। तो उसकी वजह से भी आपका यहाँ पे डिफरेंस पॉइंट आउट हो जाता है, क्योंकि ये टेबल आपकी नॉन एडिटेबल है, क्योंकि आपने गलती से ले लिया था, आपने सेम ईयर में रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आपने रिवर्स भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो 6B और H है, यहाँ पे वो आपका रिड्यूस होकर नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, उसका इम्पैक्ट भी हम टेबल 8C में लेके चलते हैं। तो अब हम देखें, यदि हम सॉर्ट आउट करें इसका थंब रूल फ्रेंड्स, तो यही निकला लास्ट में कि हम इसमें विच एवर इज लोअर का कंसेप्ट फॉलो करेंगे, बुक वर्सेस जीबी का। प्लस इसमें जो भी इसके बाद जो आएगा आईटीसी जो अवेल्ड किया है परटेन्स टू प्रीवियस फाइनेंशियल का, वो हम इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम टेबल 8 की तरफ जो मूव कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए 8C ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपने 21-22 से रिलेटेड अवेल्ड किया है इन 2023 में, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। उसमें आप माइनस कर सकते हो, यदि आप ये 2 नंबर फॉलो करते हो, तो ही आपको करना है। 20-21 से परटेनिंग आपने अवेल्ड किया है इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, माइनस करना है साथ में जो आपने इनएडवर्टेंटली आईटीसी अवेल्ड एंड रिवर्स्ड कर दिया है, और जो कि आपने एंड रिपोर्ट सेपरेटली एज रिवर्सल इन टेबल 7, तो वो भी आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। ये आपका सब्जेक्ट टू सजेशन नंबर 2। सजेशन नंबर 2 कौन सी है फ्रेंड्स? ये वाली। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टेबल 8। इसके बाद फ्रेंड्स आती है टेबल 9। टेबल 9 में आपका टैक्स पेबल वर्सेस पेड की को मांगी जाती है। फ्रेंड्स, इसमें मेरा खुद का पर्सनल व्यू ये है, जो आपकी टेबल 5 के अंडर जो आपका टैक्स लायबिलिटी आ रही है, मैं आपको कॉलम भी बता देता हूँ स्पेसिफिकली। जो आपका टेबल 5N रहेगा, ये वाला टेबल 5N प्लस टेबल आपका यहाँ पे जो आपने आरसीएम की सप्लाई रिपोर्ट करी थी 4G, ये आप सीधा टेबल 4 से उठा लीजिए फ्रेंड्स। इट विल बी गुड फॉर यू कि इफ यू विल डायरेक्टली पिक इट फ्रॉम टेबल 4N से, यदि आप इसको पिक कर लेते हो, वो आप यहाँ पे पिक कीजिए। और प्लस इसमें जो भी आपने टैक्स प्लस जो आपने टैक्स पे किया है इन करंट फाइनेंशियल ईयर में परटेन्स टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स का, वो आप यहाँ पे मैनुअली ऐड कर दीजिए। एंड प्लस इसमें आप कोई आपने आईटीसी रिवर्स किया है इन ए मंथ देन आईटीसी अवेल्ड, यानी कि लेट्स सपोज आपका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 100 रुपए का आपने अवेल्ड में रिपोर्ट किया, एंड आपने 150 एज ए रिवर्सल रिपोर्ट किया।
तो फ्रेंड्स ये आपका ऑटोमेटिकली जब आप 3B फाइल करते हो तो 50 रुपये आपका आउटवर्ड में ऐड कर देता है, आउटवर्ड टैक्स पे कराता है आपसे। तो वो आप 50 रुपये, वो 50 रुपये आप यहाँ पे नोट करने की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू पे है, मैं पर्सनल व्यू आपका यहाँ से हटा के सॉरी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है फ्रेंड्स यहाँ पे। एंड प्लस आप कर दीजिए साथ में जो भी आपका एक्सेस आईटीसी अवेल्ड किया है, एंड नाउ यू आर रिवर्सिंग इट फ्रॉम ईस्टर्न 9, तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए। तो इससे आपका क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपकी एक्चुअल टैक्स पेबल होगा वो आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों करता हूँ फ्रेंड्स, इसका एक रीजन है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। रीजन और पर्सनल व्यू क्यों है, लेट्स सपोज आपने फ्रेंड्स ड्यूरिंग द ईयर, ना ज्यादा क्यों ले रहा है ये, ड्यूरिंग द ईयर, या आपने कोई सप्लाई डायरेक्टली रिपोर्ट की है, मैं सीधा बात करता हूँ, सप्लाई जो आपने डायरेक्टली रिपोर्ट करी है जीएसटी 9 में, जिसका आपने टैक्स पे 3B में नहीं किया है, ना तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ना ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। लेट्स सपोज फ्रेंड्स वो आपके 500 रुपए का आपको टैक्स पे करना था, ठीक है। और सिमिलरली आपको मान लो जो सप्लाई है, क्योंकि आपका जो टेबल 9 है उसमें आपका टैक्स जो पार्ट है, टैक्स जो पेड पार्ट है वो आपका ऑटो पिक होके आता है, ये वाला टेबल नंबर 3 से, इसमें जो आपका कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 ये आपका ऑटो पिक होके आता है। इसमें आप कोई भी एडिटेबल नहीं कर सकते, ये आपका डायरेक्ट 3B से उठ के आता है। और यदि आपने 3B में कोई भी सप्लाई पिछले साल के आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में पे किया है तो वो भी आपका यहाँ पे पिकअप होके आ जाता है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि आपको ट्रू पिक्चर नहीं पता लगेगी यदि आप ये वाला पर्सनल व्यू जो है मेरा सोल आप फॉलो नहीं करते हो। आप इस जो मैं आपको रीजन दे रहा हूँ उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। यदि आप कोई भी सप्लाई जो आपने परटेन्स टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट करी है इन करंट फाइनेंशियल ईयर की 3B में, तो वो उसका टैक्स भी ऑटो पिक होके आपका टेबल 9 में रिफ्लेक्ट करेगा। तो लेट्स सपोज फ्रेंड्स वो आपने 400 रुपये का था जो आपका आ रहा है, तो फ्रेंड्स इससे आपका रिजल्ट क्या आया कि आपको 100 रुपये का पे करना है, 100 रुपये एडिशनल पे करना है, जो कि आपको पिक्चर अपीयर होगी, एडिशनल पे करना है, तो ये आपकी पिक्चर जो होगी वो आपकी अपीयर होगी, जो कि गलत है। या फिर सिनेरियो 2 आप ले लीजिए, सिनेरियो 2 क्या कहता है आपका, यही चीजें मैं आपकी सारी चीजें ले लेता हूं यहाँ पे। इसमें मान लीजिए फ्रेंड ये सेम रखते हैं 500 रुपये, यहाँ पे आप मान लीजिए फ्रेंड 700 रुपये कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि आपने 200 रुपये एक्सेस पे किए हैं, यहाँ पे एक्सेस पेड एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग, जो कि ऑब्वियसली गलत है कि आपको यही नहीं पता लग रहा कि आपकी 9 देख के कि आपको कितना एडिशनल पे करना है, कितना एडिशनल पे नहीं करना है। तो यदि आपकी जो पिछले ईयर की लायबिलिटी 400 रुपये है, क्योंकि आपका जो कंपैरिजन है, जो बेस ऑफ कंपैरिजन है वो आपका किससे हो रहा है टेबल 9 में, जो आपका ऑटो पिक होके आ रहा है, और ऑटो पिक में आपने चाहे आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जो करंट फाइनेंस वो टोटल होके आ रहा है, तो इट्स बेटर कि वो आप यहाँ पे मैनुअली ऐड कर दे। तो जो आपका कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन फ्रेंड्स हमेशा बेस जो होता है वो हमें इक्वल रखना पड़ता है। यदि हम बेस को चेंज कर देंगे, यदि हम एक तरफ तो करंट करंट की ले और दूसरी तरफ
हम दोनों के लिए, पिछले साल की और इस साल की, तो जैसे हमारा बेस डिफरेंशिएट कर जाएगा तो हमारे रिकंसिलिएशन, चाहे कोई भी रिकंसिलिएशन हो, वो आपकी कभी भी ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करेगी। यदि आपको कंपैरिजन करता है तो आपका जो बेस डाटा है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि आप 2021 के डाटा से 2021 कंपेरिजन करते हैं तो यस, वेल एंड गुड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एन इम्पैक्ट ऑफ एनी अदर फाइनेंशियल ईयर, यस, बट यू आर taking in a tax payment of two financial year at one side, so obviously you have to take in a tax liability of another financial years की भी आपको लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आपका टेबल 9, जिसमें मेरा एक पर्सनल व्यू है कि आपको इस तरीके से आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके टेबल जो 10 और 11 है, बहुत इजी है। टेबल 12, 10 और 11 आपके लिए मैंडेटरी है, लेकिन टेबल 12 और 13 आपके लिए ऑप्शनल है। आप उसमें फिलअप करना चाहें तो करें, नहीं करना है तो आप ना करें, ऑप्शनल है आपके लिए, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। टेबल 10 और 11 में फ्रेंड्स वो डिटेल्स आती हैं आउटवर्ड सप्लाई की, जिसपे आपने, मैंने थंब रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। ये जो आपका थंब रूल में यहाँ पे आपका फॉल करेगा, वो आपके टेबल 10 और 11 में जाएगी। यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाई आपने परटेन्स करती है फाइनेंशियल 21-22 की, रिपोर्ट करी है इन 3V में, इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, वो आपकी यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। अब फ्रेंड्स ये आता है, यदि मान लो वो सप्लाई अपनी एग्जेम्प्ट है तो वो हम यहाँ रिपोर्ट करें या ना करें। दोनों के फ्रेंड्स अलग अलग इम्पैक्ट आते हैं। यदि आप एग्जेम्प्ट सप्लाई को रिपोर्ट करते हैं, यस, तो इसका जो आपकी टेबल 5 बनेगी ऑफ GSTR 9C की, जिसमें आपसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगा जाता है विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें जो आपका डिफरेंस होगा वो आपका नील अपीयर होगा ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन। अदरवाइज आपको वहां पे ये करनी पड़ेगी। अब यदि आप मान लो रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आपका टेबल 5 में डिफरेंस आ जाएगा, अपीयर होगा। तो गाइस, इट्स योर कॉल कि यू वांट टू रिपोर्ट इट एज ए डिफरेंस और यू वांट टू कीप योर डिफरेंस नील। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब कई कहेंगे कि हम इसको अदर एडजस्टमेंट में दिखा देते हैं, तो गाइस दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू योर डिसीजंस कि आपको किस तरीके से क्या चीजें रिपोर्ट करनी है। बट ये आपका अदर एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही इसको अदर एडजस्टमेंट में डालोगे तो वो आपका टेबल, जो आपकी नेक्स्ट टेबल है 7, जिसमें आपसे, मैं आपको दिखा देता हूँ 9C। हम फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं है, मैं इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। आपकी टेबल 5 है, जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ रिकंसिलेशन मांगा जाता है। इसमें जो आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है, जो आपकी टेबल 5A है, उसमें रेस्पेक्टिव स्टेट की ही टर्नओवर जाएगी, उसमें किसी दूसरे स्टेट्स की आपकी टर्नओवर नहीं जाएगी। अब आपके लिए ज्यादातर जो इसमें यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, आपके जो ज्यादातर डिफरेंसेस होते हैं टर्नओवर रिकंसिलेशन के, ज्यादातर डिफरेंसेस आपके यहीं कैप्चर कर लिए गए हैं। फिर भी आपका कोई डिफरेंस ऐसा आता है जो ऊपर कैप्चर नहीं है, तो आप उसको अदर एडजस्टमेंट में यहाँ पे दिखा सकते हो। तो फ्रेंड, जो अभी हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, जिस सिनेरियो की बात कर रहे थे, मैं आपको वो बताता हूँ। लेट्स सपोज, आपको हम इसे एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हम इसका रखते हैं, लेट्स सपोज आपकी GSTR 9 में आपने सारी सप्लाई रिपोर्ट कर दी 100 रुपए की, और प्लस आपने, आपकी जो ये है टेबल, इसमें आपका यस वाला कॉलम हम ऑप्शन पिक कर रहे हैं। आपका एग्जांपल है ये यस सिनेरियो वाला। इसमें आपने GSTR 9 में 100 रुपए, और नीचे टेबल 10 और 11 है, उसमें लेट्स सपोज आपने 20 रुपए, ये आपका प्योरली एग्जाम्प्ट है, जो आपने केवल रिपोर्ट किया, जिस पर कोई टैक्स आपने पे नहीं किया है। यदि आप वो रिपोर्ट करते हैं तो फ्रेंड्स, आपका टोटल जो आपकी 120 रुपए की सप्लाई हो गई,
तो जब आप टेबल 5 से रिको करोगे, इट्स ऑब्वियस कि जब आप टेबल 5 से करोगे तो आपका डिफरेंस जो होगा, क्योंकि बुक्स में भी आपका 120 आ रहा होगा, और जो जीएसटी 9 से आपका उठ के आएगा, तो जीएसटी 9 से आपका ऑटो पिक होगा, वो भी आपका 120 ही होगा, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आपका नील आएगा। लेकिन यदि आप, अब आपको रिजल्ट नील आएगा और आपकी जो टेबल, इसका इम्पैक्ट आपका लेकिन टेबल 7 में आ जाएगा। क्यों आएगा? आप देखो ना, टेबल 7 जो होगी, टेबल 7 में आपसे टैक्सेबल टर्नओवर मांगेगा। टैक्सेबल टर्नओवर में किस तरीके से आपने डाटा मांगा है, जो आपकी टर्नओवर है ये वाली आपकी ऑटो पिक हो जाएगी। ऑटो पिक आपकी कहाँ से होगी? जो आपने यहाँ पे कॉलम पी में कंप्यूट करके लेके, आपकी जो कंप्यूटेड टैक्सेबल, कंप्यूटेड जो टर्नओवर है आपकी, वो यहाँ पे पिक कर लेगा। जो आपकी कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड जीएसटी टर्नओवर, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसमें से जो जो आपकी एग्जाम सप्लाई है वो आपने यहाँ पे माइनस कर दी। अब आप पॉइंट्स एक कैप्चर करना आपका होंगे कि हम एग्जाम रिपोर्ट कर देते हैं उसको, फिर तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। यस, आपका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, बट साइमल्टेनियसली जो आपने टेबल 5 में डाटा रिपोर्ट किया है, जहां पे आप आउटवर्ड सप्लाई विद नो टैक्स का केस रिपोर्ट करते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहां से वो मिसमैच हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आपका एक जगह तो मिसमैच होना ही होना है। तो इट्स बेटर कि आप ये वाला जो डाटा है आपका, ये आप अपना डाटा को टेबल 5 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कीजिए, और वो डिफरेंस का जो रीजन है आप यहां रिपोर्ट कर दीजिए टेबल नंबर 8 में। तो आपका ये टेबल 7 में एक है, आप यस कर सकते हो यदि इंक्लूड कर लो आप एग्जाम सप्लाई में, एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड करते हो। और एक है आप टेबल 7 में सॉरी, एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हो। तो ये आपका यस और नो में यस करते हो, तो आपका जो टेबल 5 है जीएसटी 9 की, उससे मिसमैच हो जाएगा, और उसका आप कहीं रीजन नहीं दे पाओगे। और यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो जो आपकी टेबल 7 है 9C की, वो आपकी मिसमैच करेगी। तो इसके लिए आप रीजन दे सकते हो, जो कि मेरे को बर्थफुल लगता है। तो ये वाला जो है अपना, मैं प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं यही वाली प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। इट्स बेटर कि आई रिपोर्ट इट एज ए डिफरेंस ईयर, इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट इट एज ए ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं इसको टैक्सेबल टर्नओवर वाले पार्ट इसका जो डिफरेंस रिपोर्ट करता हूँ। ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है कि आपको इसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है। अब फ्रेंड्स, यदि मैं नो वाला सिनेरियो देखता हूँ, नो वाले सिनेरियो में क्या होगा, आपका जीएसटीआर 9 में आपने केवल 100 रुपये रिपोर्ट किए होंगे। आपका जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जब आप रिको करोगे, तो उसमें आपका 120 वर्सेस 100 आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे डिफरेंस रीजन रिपोर्ट कर सकते हो। डिफरेंस रीजन कैन बी मेंशन। अब आप कहेंगे कि मैं इसको एज ए डिफरेंस क्यों दिखाऊं, मैं इसको टेबल 5O में क्यों नहीं रिपोर्ट कर देता, अदर एडजस्टमेंट का पार्ट क्यों नहीं बना देता। यदि फ्रेंड्स आप इसे अदर एडजस्टमेंट का पार्ट बनाएंगे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि आपका जो कंप्यूटेड जीएसटी टर्नओवर निकल के आएगी, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आपका आएगा टेबल नंबर 7 पे आएगा। जो आपकी टैक्सेबल जो टर्नओवर है एंड एग्जाम टर्नओवर है, उनकी पिक्चर जो होगी वो आपकी रॉन्ग अपीयर होगी, पिक्चर रॉन्ग अपीयर होगी। तो ये है फ्रेंड सारा का सारा आपका, कि रिपोर्ट करना है नहीं करना है, वो सब चीजें आपकी आएंगी। मैंने आपको दोनों सिनेरियो डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद अब आपका 9 का चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है, हम 9C पे आ चुके हैं। तो 9 में भी, सी में भी हम टेबल 5 कैप्चर कर चुके हैं और टेबल
7 कैप्चर कर चुके हैं। फ्रेंड्स यदि आप 9 फाइल कर ले तो 9C आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आपका डाटा ऑलरेडी आप बना चुके हो। मेजर पार्ट इसमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, आपका आउटवर्ड और इनवर्ड्स का बुक्स के साथ डाटा मांगा जाएगा। आउटवर्ड में आपका जो आपने 9 में भरा है उससे कंपेयर किया जाएगा आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल्स से, और आपका इनवर्ड भी आपका जो 9 में आपने आईटीसी की वैल्यू डिक्लेयर करी है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपका टेबल 9 में वही टैक्स रेट वाइज डाटा मांगा जाएगा कि किस किस टैक्सेबल वैल्यू का। इसमें आपको बस ध्यान ये रखना है, जो आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया है 7E में, जो आपकी टैक्सेबल टर्नओवर यहाँ पे आपकी 7E में कंप्यूट होके आई है, ये वैल्यू आपकी यहाँ से मैच हो। और यदि आपको कोई भी शॉर्ट और एक्सेस लायबिलिटी आ रही है तो आप यहाँ से वो DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हो। टेबल 11 में आपका कोई भी एडिशनल अमाउंट है जो आपने ऊपर रिकंसाइलेशन बनाया है और उसकी वजह से कोई आपका यहाँ पे आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। रिकंसिलेशन के गैप की वजह से कोई आपकी एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो कि हम एडिशनल टैक्स लायबिलिटी इतनी पे कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकली जो डिफरेंसेस आते हैं उन्हीं के साथ प्रैक्टिकली लिख देते हैं कि हम DRC 03 के थ्रू ये लायबिलिटी इतनी पे कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे जो आपने पे किया है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। बट आप यहाँ देखोगे यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ टू बी पेड थ्रू कैश, इसलिए लोग ज्यादातर DRC 03 से यहाँ डिक्लेयर नहीं करते हैं, डायरेक्टली DRC 03 से फाइल कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे जैसे आपने पार्ट फर्स्ट 3 पार्ट तक आपने आउटवर्ड के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फर्निश करी, अब आप पार्ट 4 में इनवर्ड के लिए डिक्लेरेशन सबमिट करोगे। ये भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ है कि आपका बुक्स में कितना आ रहा है, आपने पिछले साल का कितना लिया, अगले साल में कितना लोगे, तो वही सब चीजें आपसे मांगी गई है। टेबल 14 आपके लिए ऑप्शनल है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है आगे की टेबल्स, इसलिए हम जो आगे का पार्ट है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका ऑल अबाउट 9 एंड 9C। एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूँ। एक 9 का आपको थंब रूल दे देता हूँ। 9 बनाने के लिए आपको डायरेक्टली इन जो टेबल है आपको ये डाटा आपको तैयार करना है। सबसे पहले स्टेप पे आपको पास जब आप 9 भरने के लिए बैठे तो आप सबसे पहले डाटा प्रिपेयर कीजिए। जो मैंने आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बताई, आप देखोगे कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ सिर्फ 3, 4 और 3, यानी कि टोटल 10 रिक्वायरमेंट्स हैं। और उन रिकंसिलेशंस में आपके 2 डिटेल आ जाए एक्स्ट्रा, तो आप कह सकते हो कि टोटल आपकी 12 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी कंप्लीट, यदि आपको 9 9C का डाटा करना है। यदि आपको डिटेल ऑडिट करना है तो यस ऑब्वियसली देयर वुड बी ए मतलब पॉइंट्स विल बी मोर एडेड इन दिस। तो हम यहाँ पे सिर्फ 9 9C के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं कि हमें बननी है, हम इसको किस तरीके से बनना है, हम यहाँ पे डिटेल ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप डिटेल ऑडिट करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको बहुत सारा डाटा अभी और चाहिएगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। यहाँ पे हम केवल जितना 9 और 9C भरने के लिए रेलिवेंट डाटा है वो हम केवल यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है वो ये कि इसमें कोई भी आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप यहाँ से टैक्स पे कर सकते हो, टैक्स रिड्यूस नहीं कर सकते, ना कोई आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। यस बट आपको ट्रू पिक्चर रिपोर्ट करनी है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका थर्ड स्टेप, आपको भरनी होती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए थंब रूल है कि जो आपने टैक्स पे किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में वो आप टेबल 4 और 5 में रिपोर्ट कर दीजिए। यदि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है तो आप टेबल 10 और 11 में कर दीजिए। तो आप देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी आउटवर्ड की जो टेबल्स हैं, ये केवल 4 टेबल्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी। 19 में से आपकी 4 टेबल आउटवर्ड से रिलेटेड करती है जो आपकी यहाँ इस थंब रूल से कंप्लीट हो गई है। जो आपने रिपोर्ट ही नहीं करी ना 1 में ना 3B में ना करंट फाइनेंशियल ईयर में ना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो आप डायरेक्टली 9 में करते हो, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सप्लाई डायरेक्टली रिपोर्टेड इन GSTR 9। तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो वो हम टेबल 4 और 5 जो भी रेलिवेंट है उसमें डिक्लेयर कर देंगे।
टेबल 4 और 5 में फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर से होगी केवल वही सप्लाई आपकी यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि हम अपने डाटा को साथ के साथ सेल्फ एसेस कैसे करें कि हमने जो डाटा फिल किया वो सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए जो सिस्टम जनरेटेड आपकी बनती है GSTR 9, आप उससे साइमल्टेनियसली कंपेयर कर लीजिए कि जो आप डाटा बना रहे हो वो सही है या नहीं। तो ये आपके पास एक क्रॉस वेरिफिकेशन का वे आउट भी है। तो इसी के बेस पे, क्योंकि हमारी जो GSTR 1 है, क्योंकि हमें 9 में B2B B2C भरने होते हैं, इसीलिए बस GSTR 1 का रोल आता है। उससे हम ये चीजें इजिली कैच कर सकते हैं, इसलिए हम GSTR 1 के बेस पे डिटेल भर देंगे और GSTR 1 से हम उसे, जो हमने 3B कंपेयर किया था, हम इसे 3B पर कैप्चर कर लेंगे। और उसके बाद कोई भी हमारी कोई एडिशनल सप्लाई है जो स्किप टू रिपोर्ट थी, वो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद हम इन्वर्ट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं टेबल 6 और 8 में। इसमें मैंने आपसे दो सिनेरियो दिए हैं कि लो क्या सजेस्ट करता है और प्रैक्टिकली हम लोग क्या फॉलो करते हैं। लो सजेस्ट ये करते हैं कि आप करंट फाइनेंशियल से रिलेटेड सप्लाई ही रिपोर्ट कीजिए, और जो नेक्स्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड सप्लाई है वही आप रिपोर्ट कीजिए, और जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अपने करंट ईयर में दिया वो आप रिपोर्ट मत कीजिए। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा जो आपका हाईलाइट होता रहेगा, तो इट्स बेटर या सेकंड वाला फॉलो कीजिए। इसके बाद मैंने आपको टेबल 8C के बारे में बताया था कि 8C में आप किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। तो गाइस इसमें जो ये वाला पॉइंट्स है ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें कि आप ये करना चाहो तो कर दीजिए, नहीं तो आप इसका एज ए डिफरेंस रिपोर्ट कर दीजिए, या अलग से आप रिकंसिलेशन को, डिटेल्ड रिकंसिलेशन को अटैच कर सकते हो आपके डाटा के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स आती है हमारी टेबल 9, जिसमें टैक्स पेबल और पेड का कंसेप्ट आता है। इसमें भी मैंने आपको अब मेरे पर्सनल व्यू के बारे में बताया है कि जो आपका टेबल 4N आ रहा है वहां से आप टैक्स लायबिलिटी पिक कीजिए, और उसमें आपने जो करंट फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल का टैक्स पे किया वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। मैंने क्यों बताया, इसका रीजन भी आपको यहाँ पे सिनेरियो 1 और 2 में आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी है। टेबल 10 और 11 हम पहले ही ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इसका आपका 9C पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमने यहाँ पे बिलो एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड भी किया कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने 9C को डिटेलिंग करी कि हमने 9C में क्या डाटा आपसे मांगा जाता है और कौन कौन सा मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका 9C के बारे में कंप्लीट स्टेप। मैंने आपको बताया था लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कहाँ से डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ें ऑप्शनल है क्या चीज़ें ऑप्शनल नहीं है। तो फ्रेंड्स जब भी हम चीज़ें देखना होता है या किसी चीज़ को सीखना होता है कि हम इसको कैसे भरें, तो फ्रेंड्स उसके नीचे जो गवर्नमेंट्स के फॉर्म्स हैं उसके नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। आप यदि ये आपकी 9 to 10 पेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया वो सब यहाँ लिखा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको ऑप्शनल जैसे दिखाता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे 20-21 तक आपके लिए चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे 21-22 नहीं लिखा हुआ, जो भी चीजें ऑप्शनल है जैसे यहाँ लिखा हुआ है हैव एन ऑप्शन टू फिल दिस टेबल, बट यहाँ पे 20-21 तक लिखा हुआ है, यहाँ 21-22 के लिए कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। तो अब यहाँ देखोगे कुछ चीजें आपके 21-22 के लिए जो मैंने आपको बताया था कि आप जो चीजें हैं उसके लिए आपके पास ऑप्शनल है, वो चीजें यहाँ आपकी सेक्शंस में सब लिखी हुई हैं यदि आप लेटेस्ट फॉर्म डाउनलोड करोगे तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑल अबाउट 9 एंड 9C। इसमें एक जो आप एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आप जब 9 फाइल करते हैं उस टाइम तो याद रहती है, लेकिन जब ऑडिट्स वगैरह होता है उस टाइम हमें याद नहीं रहती है, तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर इट समरी। तो फ्रेंड्स मैंने ये फॉर्मेट डिजाइन किया हुआ है, जैसे आपका नोट्स टू अकाउंट बनते हैं बैलेंस शीट्स के, आपके शेड्यूल्स बनते हैं, उसी तरीके से सिमिलरली हर एक टेबल्स का यहाँ पे एक जो जो डाटा हमने फिलअप किया उसका सोर्स क्या है, बेसिक जनरेशन सोर्स क्या डाटा का, वो यहाँ पे कैच किया है। यहाँ पे हर एक चीज के फॉर्मेट है, जैसे ही आप इन फॉर्मेट्स में यहाँ पे डाटा डालोगे तो आपके जो नोट्स होंगे
वो भी आपके ऑटोमेटिकली बनते रहेंगे कि आप क्या डाटा रिपोर्ट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। साथ में आपका जो जीएसटीआर 9 है, एक जो आपका 95% है, वो भी आपका जैसे ही आप यहाँ पे वन और बैकअप में डाटा फिलअप करोगे वो आपका 9 में डाटा अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और आपका साथ में कि क्या आपने किस तरीके से डाटा रिपोर्ट किया वो भी एक आपका डाटा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा कि आपने किस टेबल में किस तरीके से डाटा फिलअप किया है। लेकिन यस, ये आपका 100% आपका ऑटोमेटिकली मुश्किल है, क्योंकि आपको जो एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, जो थंब रूल बताया है, यस यू हैव टू टेक इट मैनुअली। मैंने इसमें सारे फॉर्मूले सेटअप नहीं किए हैं, बट यस आपके 90% इसमें फॉर्मूले सेटअप्स हैं। आप इसमें डाटा डालेंगे फॉर्मूले में, इन रिकंसिलेशंस में, तो आपका डाटा पिकअप होके जो आपकी सिस्टम जनरेटेड है आपका 90-95% तक आपका डाटा यहाँ पे बन जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस फॉर्मेट को चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप कमेंट में आप अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, मैं आपको 1 to 1 ये शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।